तीसरा था अब तो शो ऑफ का टाइम, तो आईआईटी का टैग है, उसका एक थोड़ा था कि चलो अब तो हो गया, बढ़िया दोस्त वगैरह मिलेंगे वहां पे, गर्लफ्रेंड्स वगैरह बन सकती है अच्छी अच्छी। और ये उसके लिए था कि आईआईटी का क्यों हमेशा, इंतजार है? आपको दून यूनिवर्सिटी में कोई हाँ, नहीं मिल पाया? अरे कहाँ मिल पाए तो वही तो भैया, हमें हम दोस्तों, क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि ये चीन हमेशा पंगे क्यों करता रहता है? रशिया हमारा इतना अच्छा दोस्त क्यों है? डोनाल्ड ट्रंप अपनी हरकतें कब बंद करेंगे? किम जोंग उन क्या कभी सुधर पाएगा? सरकार की पॉलिसीज काम करेंगी भी या नहीं? या फिर हमारी इकोनॉमी में आगे क्या होने वाला है? तो अगर आप लोगों के मन में भी हैं ऐसे सवाल, तो डरना नहीं है, आ गया है आपका यार। तो आओ सीख कर कमाते हैं कुछ पॉजिटिव कर्मा। वेलकम एवरीवन, दिस इज वार्तालाप विद उज्जवल शर्मा। हे गाइस, व्हाट्स अप, कैसे हैं आप सब? मैं हूं आप लोगों का होस्ट और दोस्त उज्जवल शर्मा। दोस्तों, अक्सर जब हम अपनी स्कूल लाइफ में होते हैं तो हम लोगों के मन में एक बेचैनी रहती है, या फिर एक मन करता है कि भाई हम हमेशा एक अच्छे कॉलेज में जाएं, एक बड़े कॉलेज में, अच्छी यूनिवर्सिटी में जाने का सपना, वहां पर पढ़ने का सपना हर किसी के मन में होता है। और हर कोई सोचता है कि मुझे वो पदवी हासिल मिले जो शायद उनसे पहले किसी और को भी मिली होगी। और इसी कड़ी में एक इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन जो हम सबके जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो है आईआईटी। आप लोग देखते हैं कि हर साल लाखों बच्चे आईआईटी के एंट्रेंस की तैयारी करते हैं, कोई कोटा जाते हैं, कोई दिल्ली जाते हैं, कहीं ना कहीं से बच्चे पढ़ते हैं और पूरा मेहनत लगाते हैं, अपने 2-3 साल जिंदगी के देते हैं सिर्फ एक इंस्टीट्यूशन में जाने के लिए। बट इस टाइम पर हम लोगों को ये भी समझना जरूरी है कि आईआईटी का मतलब केवल बीटेक की पढ़ाई नहीं होती। आईआईटी अपने आप में एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है जहाँ पर बीटेक के अलावा और साइंसेस की, सोशल साइंसेस की, ह्यूमैनिटीज की पढ़ाई भी होती है। ऐसे में अगर आप लोग वाकिफ होंगे कि जो बच्चे ग्रेजुएशन में बीएससी लेते हैं, उसके बाद उनको फर्दर मास्टर्स करनी होती है, उसके लिए आईआईटी एक स्पेशल जैम का पेपर करवाता है, जिसके लिए बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, बहुत तैयारी करते हैं और फाइनली क्रैक कर अपने सपनों को पूरा करते हैं। तो ये जर्नी कैसी होती है, इसमें जो बच्चे मेहनत करते हैं आईआईटी के लिए, वो लोग क्या सोचते हैं, उनका माइंड प्रोसेस क्या रहता है, क्या आईआईटी अच्छा है या नहीं है? आप लोग जो इतनी मेहनत करते हैं, आपके माता पिता इस एग्जाम के बारे में इतना सोचते हैं, क्या वो वर्थ है? तो आज इसी टॉपिक पर बात करने के लिए मेरे साथ एक ऐसी खास शख्सियत मौजूद है जो मेरे दिल के बहुत करीब है। क्योंकि यकीन मानिए, बहुत कम ऐसा होता है कि हम कभी भी अपने एज ग्रुप से बाहर के लोगों के साथ इतना ज्यादा घुल मिल पाते हैं जितना कि मैं इन व्यक्ति के साथ घुल मिल पाया हूँ। एक बहुत ही अच्छे रीडर, बहुत पढ़ाकू लड़के, बहुत ही अच्छे ड्रमर, जिनकी पर्सनैलिटी आपको हमेशा मंत्रमुग्ध कर देगी। मुझे याद है कि मैं जब सबसे पहले इनसे मिला था तो मैंने इनको देखा कि ड्रम्स पर बैठे थे बिल्कुल बजाने के लिए तैयार, और मैंने इनसे पूछा कि भैया आप कब बजाने वाले हैं? और वो शौक होकर कहने लगा कि नहीं नहीं, आप मुझसे बड़े हैं, आप मेरे भैया हैं। तो इतने हम्बल और प्यारे लड़के को, इतने टैलेंटेड लड़के को बुलाते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। आप जहां पर भी हैं, घर बैठकर ताली बजाते हुए स्वागत कीजिए मेरे प्यारे दोस्त, माय ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर, वर्धमान द्विवेदी जी का। वर्धमान मेरे भाई, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच भैया, मैं बहुत बढ़िया हूँ, आपने मेरा इतना बढ़िया स्वागत करा है। और मैं क्या बताऊँ, और मतलब मैं भी आपके लिए फिर मैं बताना चाहूंगा जो ये पॉडकास्ट या जो भी ये देखेंगे, कि अगर आप उज्जवल शर्मा जी को व्यक्तिगत रूप से जानते हैं तो आप बड़े भाग्यशाली हैं। और जो लोग नहीं जानते उनसे मैं कहूंगा कि उज्जवल शर्मा जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कोई सा भी काम करते हैं या करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, उसको बड़ी परफेक्शन और बड़े प्रोफेशनलिज्म के साथ करते हैं। और यही चीज है जो मैं इनका दीवाना हो रखा हूँ जिस चीज के लिए, फिर चाहे वो यूट्यूब पे वीडियो बनाना हो, पॉडकास्ट बनाना हो, डिबेट करना, स्पीच देना, बांसुरी बजाना हो। मतलब मैं तो, मुझे लगा वो म्यूजिक क्लब में आया और मैं सोचू ये तो म्यूजिशियन है कोई, और बाद में मुझे पता चला ये तो लिटरेरी क्लब के हेड है। और फिर चाहे हंसाना हो, एंकरिंग करना हो, बड़े प्रोफेशनलिज्म के साथ करते हैं। भाई थैंक और यू सो यही मच चीज वर्धमान। आपको सबसे अलग बनाती है भैया। थैंक यू, आपने इतनी तारीफ कर दी। अपने शो में अपनी तारीफ सुनना बहुत अच्छा लगता है। वर्धमान, आपसे ये खास पॉडकास्ट करने का मेन मोटिव ये था कि हम उन लोगों को बता सकें जो बच्चे या तो आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, या जो पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे फर्दर आईआईटी या फिर ऐसे ही किसी बड़े इंस्टीट्यूशन के एग्जाम की तैयारी करें, कि उन लोगों को क्या चीज अपने दिमाग में रखनी चाहिए, क्या तैयारियां होनी चाहिए। तो सबसे पहले हमें शुरुआत करनी चाहिए आपकी जर्नी से। जब आप अपने इनिशियल फेजेस में थे, चाहे वो स्कूल के हो या फिर आपके ग्रेजुएशन के हो, आपकी तैयारी किस तरीके से रही? आप अपने थोड़ा बैकग्राउंड के बारे में हमें बताइए। तो जैसे आपने मुझे ये कल बता दिया था कि आज हम इस टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे, तो थोड़ा मैं आपको सिस्टमेटिक वे में मतलब चलता हूँ। जी। तो मैं अपनी 12th के बाद की जर्नी शुरू करूंगा क्योंकि वही सिग्निफिकेंट है। और ओके। उससे पहले मैं आपको लेकिन एक स्टोरी सुनाना चाहूंगा। बिल्कुल और ये सुनाइए। स्टोरी हम सबने बचपन में सुनी है और बड़ी पॉजिटिव स्टोरी है, लेकिन इस स्टोरी का मेरी लाइफ में बड़ा महत्व रहा है और इसकी डेप्थ मैंने काफी अच्छे से रियलाइज करी है। स्टोरी कुछ ऐसी है कि एक गांव था
और Okay. सारे गांव की तरह वहां का भी एक पंचायत थी, वहां पे सरपंच थे, फैमिलीज रहती थी, बच्चे खेलते कूदते थे। तो एक दिन हुआ क्या कि एक बच्चा जंगल से गुजर रहा था अकेला, मस्ती करता हुआ अपने धुन में मगन। हम्म, और गुजरते गुजरते सामने गड्ढा था काफी गहरा, उसकी नजर नहीं पड़ी और वो उस पे गिर गया। ठीक है। अब गिर गया तो उसने थोड़ी आवाज वगैरह लगाई, उसे पता चल गया कि यहाँ पे कोई मेरी मदद करने नहीं आ सकता। हम्म, तो वो उससे जैसे तैसे करके ऊपर बाहर आके निकल गया। वो उसकी मतलब उसके कैलिबर से बाहर की चीज थी, फिर भी वो ओके, करके आ गया जैसे तैसे। बिल्कुल। अब वो आया अपने दोस्तों के पास, उसके दोस्तों ने बोला कि यार तेरे हाथ वूथ छिल रखे, क्या बात है, किसी लड़ाई करके आ गया? तो उसने हाँ, बोला नहीं नहीं यार, मैं वो जो अरे जंगल में गड्ढा नहीं था वहां पे गिर गया था। तो उसके दोस्त बोलते हैं अरे वो वाला गड्ढा, तू उसकी बात कर रहा है क्या? तू तो झूठ बोल रहा है, तू इससे कैसे निकल गया? उसमें तो जितने बच्चे गिरे, कभी कभी एक कुत्ता वगैरह गिर गया था, वो सब मर जाते, तो कैसे निकल गया उससे? तो बोलते अरे नहीं नहीं मैं सच बता रहा हूँ। तो बोलते नहीं तूने कोई जादू टोना करा है। बड़ी बहस हाँ, हुई, बच्चों में इतनी बहस हो गई कि उनके माँ बाप ने बोला तुम्हें इतनी दिक्कत है तो जाके सरपंच जी के पास ले जाओ ये। तो जो सरपंच थे वो वहां के काफी बुद्धिमान और विचारशील व्यक्ति माने जाते थे। अच्छा। तो बच्चे गए उन पे, उनने बोला कि आप बताइए सरपंच जी, हमें ये समझ नहीं आ रहा। तो सरपंच जी ने उस बच्चे से पूछा कि बेटा जब तू उस गड्ढे से निकला, सच सच बताना, तो वहां पे कोई मौजूद था कि नहीं था? हम्म, तो उस बच्चे ने सच सच बोल दिया कि वहां कोई नहीं था हम्म, और मैं निकला हूँ, ये सच है, मैं सच बता रहा हूँ। तो सरपंच जी ने बोला अच्छा। फिर उनने सबको बोला कि ये लड़का सही कह रहा है, अच्छा। ये निकला है। तो बाकी बच्चे बोलते हैं आप ये कैसे कह सकते हैं जबकि वहां पे कोई था नहीं, आप पे तो प्रूफ नहीं, आपने इसकी बात कैसे मान ली? हम्म, तो सरपंच जी ने बच्चों को एक बात समझाई कि ये बच्चा उस गड्ढे से इसलिए निकल पाया क्योंकि वहां पे कोई मौजूद नहीं था इसे बताने वाला कि ये नहीं कर सकता है या कर सकता है आसानी से। अच्छा, वाह भाई वाह। हाँ, तो इसमें हमें पॉजिटिविटी तो पता है कि उसको कोई बताने वाला नहीं था, ये हम्म, सब हमने बचपन में पढ़ा है, लेकिन इसमें एक सिनेरियो और जुड़ा है, वो हम इस स्टोरी को और अच्छे से रियलाइज करेंगे जब ये डिस्कशन एंड हो जाएगा। ओके। तो अब मैं आपको 11th 12th की बात की बताता हूँ। तो मैं साइंस के स्टूडेंट था, सबकी तरह मेरे भी भेड़ चाल सी कर रहा था। कभी उतना सोचा नहीं मैंने 11th 12th में कि मैं क्या करना चाहता हूँ। पढ़ रहा अच्छा। था जैसे तैसे, ट्यूशंस मैंने लिए नहीं कभी, घर पे ही पढ़ता था खुद से। हम्म, तो सबकी तरह मुझे भी था कि यार अब क्या करना है, कुछ तो करना है। तो आईआईटी जेई मेंस देते हैं, जेई एडवांस देंगे, जो भी करते हैं। तो मैं भी सबकी तरह लग गया, लेकिन मेरे मन में बड़ा डर था आईआईटी को लेके, बहुत खौफ था। अच्छा। खौफ इस बात का कि मैं मतलब वो पेपर इतना बड़ा था कि उस क्वेश्चन को मैं कभी भी देखता था तो मैं कर ही नहीं पाता। मुझे लगता था यार ये तो इतना टफ है, मेरे बाकी दोस्त तो ट्यूशन जा रहे हैं, वहां कोचिंग ले रहे हैं, और हम्म, बच्चे बच्चे तो आकाश जा रहे हैं, कोई फिटजी वगैरह जा रहे हैं, कोटा में बच्चे 2-2 साल से दिन रात एक कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। बिल्कुल। तो मेरे लिए ये बड़ी खौफ की बात थी। तो मैं जब भी पढ़ने बैठता था तो मेरे मन में हमेशा एक डर रहता था। हम्म, फिर भी अपने से लड़ता हुआ मैं जितना पढ़ सकता था पढ़ता था। तो मैंने दिया 12th में 2016 में हम्म, जेई मेंस, और मेरा नहीं हो पाया, आई फेल्ड इन ओके। दैट। हम्म, तो अब मैं नंब हो गया था, मेरी समझ नहीं आ रहा था क्या करूं क्या करूं, कहीं तो हम्म, एडमिशन लेना था। हम्म, तो फिर मैंने एक डिसीजन लिया। मुझे पता चला कि एक स्टेट यूनिवर्सिटी है, स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी, दून यूनिवर्सिटी, वहां से बीएससी ऑनर्स कर सकता हूँ मैं फिजिक्स में। बिल्कुल। मैंने पेपर दिया, एंट्रेंस था इजी सा, मेरा हो गया। तो फिर मेरे पिताजी ने मुझको बोला, मेरे पिताजी का डिसीजन था, बल्कि उन्होंने मुझे आइडिया दिया था कि बेटा बीएससी ऑनर्स कर ले। तब मेरे भी थोड़े बहुत झल्ले थे, मैं भी चाहता था कि बीटेक वगैरह करूं, अच्छा। और क्या बीएससी वगैरह। तो अब मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मेरे पिताजी बोलते बेटा तुझे हिस्ट्री ऑनर्स करनी है, साइकोलॉजी, तुझे जो करना है तू कर ले, कुछ तो बता। मैं कुछ नहीं बता हाँ। पा रहा था। तो मुझे लगा कि चलो यही डिसीजन सही है, अभी इसको पकड़ लेते हैं। मैंने हम्म, ज्वाइन कर ली फिजिक्स ऑनर्स दून यूनिवर्सिटी से। ठीक है। और मेरे फादर को लगा कि मैं इन फ्यूचर कभी जाके ये ना बोलूं कि आपने मुझे एक मौका दे दिया होता कोचिंग वगैरह में, तो मैं भी कुछ अच्छा कर लेता। तो हम्म, उन्होंने बोला तुझे कोचिंग करनी है तो तू आकाश में मैं तुझे कोचिंग में दिला देता हूँ। ठीक है। और मुझे ड्रॉप नहीं करना था, ये सबसे बड़ा ओके। रीजन था, ना मेरे फादर चाहते थे। तो उनने बोला कि तेरा आईआईटी जेई के लिए प्रिपेयर करना, तो और तेरा बीएससी ऑनर्स में पढ़ना, तो हम्म, यू स्टडीइंग इन बीएससी विल समवेयर हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन इन जेई मेंस। ओके। तो मैं पहले साल साथ में आकाश भी जा रहा था कोचिंग, और अपने अच्छा। कॉलेज भी आ रहा था। हाँ, ठीक है। मैंने पूरे एक साल ड्रॉप आउट बैच में मैंने वहां पे ले रखा था तभी आप एडमिशन, पहले और साल मैं में हमें दिखे नहीं कहीं पर भी। हाँ ये बात थी, बड़े मुश्किल से मैं अपनी अटेंडेंस भी मेंटेन करनी थी, और थोड़े बहुत शॉर्ट रह जाती थी, असाइनमेंट वगैरह देते रहते थे। अब हुआ क्या अच्छा। कि जब मैं नए कॉलेज में आया, हम्म, तो दून यूनिवर्सिटी मेरे लिए एकदम नया एनवायरनमेंट था। बिल्कुल। वहां पे कोई मुझे जज करने वाला नहीं था। अब फर्क ये आया कि मैंने काफी स्कूल बदले, तो मैं जब भी किसी नए स्कूल में जाता था तो हम्म, मैं क्लास के सारे बच्चों के लिए मैं नया होता था, हम्म, लेकिन और वो सब आपस में, तो मेरा काम था उनके बीच कोप अप करना।
लेकिन अब जब मैं कॉलेज में गया तो मैं सबके लिए नया था और सब मेरे लिए नए थे, बिल्कुल। सब एक दूसरे के लिए नए थे, तो सब एक साथ मिलकर अपनी एक फैमिली सी बन रही थी हमारी। तो मेरे अंदर कोई डर नहीं था कि ये क्या मेरे इस बारे में जज करेगा, क्योंकि उस टाइम पे मैं बड़ा इस बात को लेकर परेशान रहता था कि मेरे बारे में कोई क्या सोच रहा है। मुझे लगता था मेरी फिजिक्स वगैरह इतनी अच्छी नहीं है, बट मैंने धीरे धीरे पढ़ना शुरू करा और वहाँ के टीचर्स ने पढ़ाया तो मुझे महसूस हुआ कि यार ऐसा नहीं है, मुझे फिजिक्स आती है, मेरे कंसेप्ट क्लियर है। आई फेल्ट दैट आई वाज बीइंग स्टैंडिंग अबव एवरेज। तो उसी टाइम मैं कोचिंग भी जाता था और कोचिंग में मुझे धुरंधर लोग दिखते थे। अच्छा। तो वहां पे मैं खौफ में आ जाता था, तो बड़ा खौफ में जैसे तैसे पढ़ता था और अपना निकालता था। ऐसे करते करते अब मेरे था क्या कि मैंने कभी कोचिंग जाना मेरा खुद का डिसीजन नहीं था, जो मैं वाकई में, और मुझे कॉन्फिडेंस नहीं था। मैंने कभी एक प्लान्ड वे में मैंने कभी इमेजिन नहीं करा था कोई चीज कि मैं कोचिंग जाऊंगा, ऐसे ऐसे करूंगा। बस मैंने ले ली थी, मुझे था कि यार देखी जाएगी। इसीलिए मेरा सिनेरियो ऐसा हो गया था कि मेरे दो नाव पे पैर थे। मेरे बीएससी ऑनर्स मेरे उसको हेल्प नहीं कर पा रहा था किसी तरह से। तो दो नाव पे पैर थे। तो अब मैं वहां पे अच्छे से पढ़ रहा था अपनी यूनिवर्सिटी में और मेरे मार्क्स, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर मैंने पढ़ा, मेरी अच्छी सीजीपीए आ गई। मुझे इंटरेस्ट आ रहा था कॉलेज में आने में, वहां की पढ़ाई करने में, और जो कि बहुत ही डिफरेंट सिनेरियो थे। बच्चे तो मजे वजे करते हैं कॉलेज में आके, एकदम इंडिपेंडेंट गेड़ी। तो मुझे मजा आ रहा था। तो मेरी कॉलेज वाली नाव अच्छी बह रही थी। अच्छा। और कोचिंग वाली नाव के चप्पू किसी तरह चला रहे थे, तो एक को डूबना था। तो 2017 में आईआईटी जेईई मेंस की नाव दोबारा डूब गई, मेरा फिर से नहीं हुआ अच्छा। हाँ। अच्छा। तो हाँ, उस बात का मुझे दुख नहीं था क्योंकि मुझे अच्छा लगने लगा था बीएससी ऑनर्स में। कहीं ना कहीं उस टाइम पे मुझे भी लगता था कि यार बीटेक कर ली होती है, कर लिया होता, बट आई वाज सेटिस्फाइड, आई एक्सेप्टेड वेयर आई वाज। मैंने बढ़िया अपना फिजिक्स पढ़ी, मुझे फिजिक्स में इंटरेस्ट आने लगा, और मेरे पास अब थोड़ा कोचिंग का भी बैकग्राउंड था, तो मेरे 11th-12th के भी कॉन्सेप्ट थोड़े बहुत ठीक हो गए थे पहले से जी। तो मैं रिलेट करके चल रहा था। सेकेंड ईयर तक मेरा बढ़िया चला। उसके बाद सेकेंड ईयर के एंड में, फरवरी में, मैंने सुना कि मेरे सीनियर्स जैम दे रहे, जॉइंट एडमिशन इन एमएससी, जैसे आपने स्टार्टिंग में बताया। तब मुझे पता चला कि कोई पेपर होता है जिसके थ्रू हम आईआईटी में जा सकते हैं। बिल्कुल। तो तब मेरे दिमाग में थॉट आया कि मेरे पास एक और अपॉर्चुनिटी है आईआईटी में जाने की। और इस टाइम मेरे मन में ऐसा कोई डर नहीं था क्योंकि मुझे इस पेपर के बारे में बिल्कुल कोई आइडिया नहीं था। और अब मेरे मन में एक ख्याल और आया कि यार 2 साल खत्म हो गए हैं और अब मेरे पास हमारी जैसे एमएससी इंटीग्रेटेड डिग्री थी, तो मैं एमएससी दूसरी यूनिवर्सिटी से कर सकता था। लेकिन मेरा मन था हमेशा कहीं बाहर से ग्रेजुएशन करने का। तो मेरे दिमाग में आया, व्हेन आई हैव अ चांस, व्हाई नॉट टू प्रिपेयर फॉर समथिंग। तो मुझे लगा कि यार मैं क्या करूं, मुझे वाकई में फिजिक्स पढ़नी है या कुछ और करना है। अब मेरे दिमाग में आया कि मुझे एम बनानी है कुछ, या तो मैं यहाँ से एमएससी करूं तो यहीं से करनी है, तो इससे बेटर कहीं और से कर सकता हूँ पढ़ के, और एमएससी नहीं करनी तो फिर क्या सिविल सर्विसेज की तैयारी करूं, बैंक पीओ की करूं, क्या करूं। तो मैं बड़ा कंफ्यूज हो गया, फिर से 1 महीने बड़ा कंफ्यूज रहा कि यार मैं क्या एम बनाऊं। तब मेरे फादर ने मुझे एडवाइस करा कि बेटा जो तुम्हारे हाथ में है, जब तुम्हें किसको चीज समझ नहीं आती तो तुम जो तुम्हारे हाथ में है उसको अच्छे से करो। मैंने कहा हायर फिजिक्स मुझे आती है, 2 साल से मैं पढ़ रहा हूँ, और फॉर द फर्स्ट टाइम मेरे पास जो किसी चीज की मैं प्रिपरेशन जिसकी करने जा रहा हूँ उसके लिए मैं पहले से थोड़ा रेडी हूँ, तैयार हूँ। तो मैंने डिसाइड करा कि मैं जैम की प्रिपरेशन करूंगा। ओके। एंड मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। अब स्टार्टिंग में हुआ क्या कि मेरी एनर्जी बहुत जगह डाइवर्ट हो रखी थी, चैनलाइज नहीं थी सिर्फ पढ़ाई पर। जैसे कि मुझे था कि यार अब सिलेबस क्या होता है, क्या क्या पैटर्न होगा पेपर का, इसमें कौन कौन से आईआईटीज आते हैं, और क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, कहाँ से मटेरियल ढूंढूं, लास्ट ईयर पेपर ये वो। तो मुझे लगा कि यार इससे बेटर ये सारा काम मैं किसी और के हाथ छोड़ देता हूँ। सो आई जॉइंड ट्यूशंस। नॉर्मल से ट्यूशन थे, एक सर पढ़ाते थे, हम रोज मॉर्निंग में उनके पास जाते थे, वो 1.5-2 घंटा में पढ़ाते थे। तो मैं उनके पास गया, 1 साल मैंने पढ़ा, और वहां ट्यूशन में जाने से मुझे ये फायदा हुआ कि मुझे रोज रिमाइंडर मिलता रहता था कि आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग। क्योंकि हर किसी में इतनी डिटर्मिनेशन नहीं होती, आप में मोटिवेशन आ गई ऐसी नहीं होती कि आप किसी चीज के लिए कंटिन्यूअसली प्रिपरेशन कर सके। एक टाइम तक आपको उसकी हैबिट बनानी पड़ती है। बिल्कुल। हैबिट बन जाए तो सब सही रहता है। तो उस हैबिट बनाने तक उस ट्यूशन में जो मुझे हेल्प करा, मैं रोज सुबह जाता था, मुझे पता चलता था मैं किसी चीज की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। और इस टाइम मेरे मन में डर नहीं था, और मैं वाकई में एक प्लान्ड वे में अपनी ड्रीम इमेजिन कर रहा था। कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि यार आईआईटी के जहाँ पे कहीं जा नहीं सकते और अब शायद हो जाए।
तो उस बात का डर रहता था। जैसे तैसे मैंने प्रिपरेशन करी, साथ में मैं फिजिक्स का भी पढ़ रहा था। दिक्कत होती थी क्योंकि हमको अब क्वेश्चन सॉल्व करने होते थे तो टाइम मैनेज करना पड़ता था, कॉलेज का भी पेपर्स है, बट कहीं ना कहीं मेरा फिजिक्स पढ़ना मेरी हेल्प कर रहा था मेरी प्रिपरेशन में। फिर दिसंबर आ गया, हमारे एंड सेमेस्टर हो गए, एंड में मैंने स्ट्रेटेजी बनाई अच्छे से, उसमें स्ट्रेटेजी को फॉलो करा और काफी अच्छे से पढ़ के मेरा जब पेपर देने गया बहुत टेंशन थी, डिप्रेशन सा भी हुआ था। तो जाके मेरा पेपर हो गया और फरवरी में जब मैं पेपर देके जिस दिन आ गया तो मुझे कॉन्फिडेंस था कि हाँ मतलब मेरा पेपर अच्छा गया। मैंने घर पे आके मार्क्स मतलब देखे वगैरह, क्वेश्चन टैली करे, एंड आई न्यू दैट मुझे आईआईटी तो मिल जाएगा, मुझे कॉन्फिडेंस आ गया था। उसके बाद मार्च में विद इन आफ्टर 1 मंथ रिजल्ट आ गया, रिजल्ट भी बढ़िया रहा। तो इट वाज कंफर्म दैट आई हैव क्वालिफाइड जैम विद अ वेरी गुड रैंक वेयर आई कैन गेट इनटू एनी ऑफ द आईआईटीज, मतलब सम ऑफ द आईआईटीज फॉर श्योर। तो अब मैंने हमेशा से एक्सपेक्टेशंस तो थी थोड़ी बहुत, लेकिन अब वो ड्रीम कम ट्रू हो गई थी। तो अब मेरे मन में एक असली एक्सपेक्टेशन जाग रही थी, अब मेरे अंदर था कि मैं वाकई में सोच सकता हूँ। नहीं तो बैठा बैठा लगता था कि यार बस ख्वाब ही बोल रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं। अब मैं खुल के सोचने लगा। तो अब दून यूनिवर्सिटी का एनवायरनमेंट बहुत बढ़िया था, बड़े सरल लोग मिले मुझे वहां पे, टीचर्स बड़े अच्छे थे। तो जब मुझे लगा कि दून यूनिवर्सिटी में रहकर इतने बढ़िया टीचर्स हैं तो आईआईटी में जाके मुझे कितने बेहतरीन लोग मिलेंगे। अब मैंने क्या करा कि सारे आईआईटीज की वेबसाइट खोल के मैं उनके फैकल्टी की डिपार्टमेंट में जाके मैं उनका प्रोफाइल देखता था, और दे वर लाइक अ सेलिब्रिटी टू मी। जब मैं उनकी प्रोफाइल देखता था मैं इतना एस्टॉनिश हो जाता था, बिल्कुल लगता है बड़ा खुश होता था। हाँ वही तो, मेरे दून यूनिवर्सिटी के टीचर इतना बढ़िया, उन्होंने मुझे पढ़ाया, गाइड करा, तो मुझे था कि यहाँ के टीचर्स ऐसे तो वहां के तो बहुत बेहतरीन हो गए, ये एक्सपेक्टेशन थी। उसके बाद मुझे और चीजें ऐसे लगती थी कि अब तो मुझे चलो लाइफ मेरी, ऐसा भी नहीं था कि चलो अब तो लाइफ सेट होगी, अब तो मजे हैं, बट कहीं ना कहीं मुझे था कि मुझे लाइफ की डायरेक्शन मिल गई है और अब ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, थोड़ी बहुत मेहनत करनी है, धीरे धीरे गाड़ी चलानी है। उसके बाद आपका वीडियो को आ गया। हाँ, उसके बाद मैंने टीचर्स की एक्सपेक्टेशन मेरे मन में एक तो बहुत आई थी, मेरे साथ साथ मेरे कॉन्सेप्ट्स भी जैसे कहीं जगह गड़बड़ा जाते थे, तो मुझे था कि आईआईटी में जाके मेरे कॉन्सेप्ट्स बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर होंगे। अच्छा। टीचर्स मेरे मुझे इन डेप्थ फिजिक्स की नॉलेज होगी, मेरे एनवायरनमेंट, और वहां पे टॉपर्स बच्चे आएंगे तो क्लास का एनवायरनमेंट बहुत ही अमेजिंग होगा। और मैं इस चीज को इसलिए और ज्यादा इससे एक्सपेक्टेशंस मैंने बहुत हाई रख ली थी क्योंकि मेरे क्लास में दून यूनिवर्सिटी में मेरा बैच बहुत अमेजिंग था, बहुत अच्छे लड़के मिले थे मुझे। इनफैक्ट मैं सारे बच्चे, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पानी की तरह होते हैं, आप उनको जिस बर्तन में डाल देंगे वो वैसी शेप ले लेंगे, तो मैं उस पानी जैसा पर्सनैलिटी वाला लड़का था। तो अगर मैं कहीं ऐसे ही संगति पे फंस जाता, बेकार बुकोर टाइप की, तो मैं वैसे बन जाता। लेकिन दून यूनिवर्सिटी ने मुझे शेप दी, तो मुझे था कि आईआईटी में जाके बहुत अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। तीसरा था, अब तो शो ऑफ का टाइम, तो आईआईटी का टैग है, उसका एक थोड़ा था कि चलो अब तो हो गया, बढ़िया दोस्त वगैरह मिलेंगे वहां पे, गर्लफ्रेंड्स वगैरह बन सकती है अच्छी अच्छी। और उसके लिए आईआईटी का क्यों इंतजार है? आपको दून यूनिवर्सिटी में कोई नहीं मिल पाया? अरे कहाँ मिल पाए तो वही तो भैया, हम बहुत आगे का फ्यूचर का सोचने लगे थे, हमें कि कोई आईआईटीएन लड़की मिलेगी तो सब बढ़िया सा चलेगा, बढ़िया दोस्ती होगी, कैंपस लाइफ बहुत ऑसम होगी। क्योंकि तो ये सब अभी आपके दिमाग में चल रहा है? बिल्कुल, लाइक यू हैव क्वालिफाइड। और मुझे याद है कि जब आपने क्वालिफाई करा था तो आपने फोन करा था, और वो जो खुशी थी वो साफ झलक रही थी कि भाई जो चाहा वो आखिरकार पा लिया। तो वो बहुत ही अच्छी खुशी थी, वो एक नेचुरल स्माइल जो होती है आपके मन की जो बात है, और उसी से पता चल रहा था कि आपके मन में बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस भी हैं उस चीज को लेकर। बचपन से आपने उस चीज का ड्रीम देखा है। बट अगर मैं आगे पूछूं, लाइक अब आप वहां पर ऑलमोस्ट आप पहुंच चुके हैं, आपने सब कुछ एनालाइज कर लिया है मुझे कहाँ जाना है, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग आपको आईआईटी इंदौर मिला है, आईआईटी भोपाल? आईआईटी इंदौर मिला था मुझे, हाँ, आईआईटी इंदौर आपको यहाँ पर मिला है और आप फाइनली अब वहां पर पहुंच चुके हैं। सो एक तरफ होती है एक्सपेक्टेशंस और एक तरफ होती है रियलिटी, दोनों में डिफरेंस होता है। तो इसके बारे में बताइए कि जब आप एक्चुअल में वहां पर पहुंचे तब आपने वहां पर क्या चीजें देखी? हाँ, तो अब जब मैंने ये एक्सपेक्टेशंस मैंने बना ली अपनी बहुत हाई, अब मैं गया, ओरिएंटेशन वगैरह हुई, कैंपस देख के बड़ा खुश हुआ। कहीं थोड़ा बहुत दुख था कि ये वाला कॉलेज मिल जाता, वो था, लेकिन वो सब कुछ नहीं, आईआईटी मिल गया, हमेशा रहता ही है, किसी ना किसी हमेशा ही रहता है। हाँ, तो अब मैं आपको रियलिटी जैसे अपनी एक्सपेक्टेशन से कंपेयर करूं तो मैं शुरू करता हूँ कैंपस लाइफ से, क्योंकि मैं हमेशा से चाहता था कि मैं किसी हॉस्टल लाइफ में रहूं और
अब दैट लाइफ आई वाज नाउ आई विल स्टार्ट लिविंग दैट लाइफ इन आईआईटी, तो वो मेरे लिए बहुत ही बढ़िया बात थी। तो सही बात अब मैं कैंपस लाइफ से शुरुआत करूँ तो मैं हॉस्टल लाइफ की बात करूंगा। है। तो हॉस्टल लाइफ में अब हमारे दो पार्ट हो जाते हैं कि ओल्ड आईआईटीज और न्यू आईआईटीज। ओके। ओल्ड आईआईटी में हमारे टॉप 7 आईआईटी आ जाते हैं, जैसे दिल्ली, बॉम्बे, चेन्नई, कानपुर, खड़गपुर, रुड़की, गुवाहाटी। तो ये सब पुराने बने हुए आईआईटीज हैं, इनके हॉस्टल्स पुराने हैं, उनमें थोड़ा बहुत रिनोवेशन होता रहता है। तो इनफैक्ट अगर मैं लोगों की नॉलेज के लिए बताना चाहूँ तो जो आईआईटी रुड़की है वो पहले इंजीनियरिंग कॉलेज हुआ करता था और वो एस्टैब्लिश करा गया था लॉर्ड डलहौजी द्वारा। और लॉर्ड डलहौजी का अगर आप लोगों को पीरियड पता हो तो फ्रॉम 1848 टू 1856 वो इंडिया के गवर्नर जनरल रहे थे। तो इतना पुराना रुड़की का कॉलेज है वो, और अब वो आईआईटी बन चुका है। तो इतने बड़े बड़े आईआईटीज हैं यहाँ पर। जी, यू प्लीज कंटिन्यू। हाँ, तो पुराने आईआईटीज जो बने तो वो ओवर द पीरियड वो पूरा आसपास उन्हें शहरी बसा लिया। तो वहाँ की जो हॉस्टल लाइफ वगैरह है वो काफी डाइवर्सिफाइड है, पर आपको वहाँ पे 5 स्टार ट्रीटमेंट टाइप का नहीं मिलेगा। हर हॉस्टल की तरह वहाँ की भी ऐसी गंदे से पड़े होंगे। मैं आईआईटी बॉम्बे गया था इंटरव्यू देने, मैंने वहाँ के हॉस्टल देखे, मैंने कहा बाप रे यार, यहाँ पे कोई कैसे ही जी पाएगा। तो हॉस्टल लाइफ में आपको इतना कंप्लेंट्स वगैरह होती है, वो भी कभी सुनी जाएंगी कभी नहीं सुनी जाएंगी। बट अगर मैं न्यू आईआईटीज की बात करूं तो वो एक नए विजन के साथ बनाई गई है, एक ऐसे विजन के साथ कि यहाँ हम ग्लोबली भी बच्चे आएंगे, बाहर से आएंगे, और वहाँ के जो हॉस्टल्स बनाए हैं वो बहुत वर्ल्ड क्लास बनाए हैं। मैं आपको सच बता रहा हूँ कि आपको सच में ऐसा लगेगा कि ये 3 स्टार किसी होटल जैसी ट्रीटमेंट हो रही है। मैं आईआईटी इंदौर में हूँ, अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं वहाँ के हॉस्टल्स को सबसे ज्यादा हाईली रेट करूंगा। क्या बात है। क्योंकि सबको इंडिविजुअल मिला है, फ्लैट सिस्टम है। तो हॉस्टल लाइफ तो बहुत अमेजिंग है, आपको किसी चीज की दिक्कत नहीं है। और अगर आपको कोई कंप्लेंट करनी है आप कंप्लेंट करो, हाँ, और दैट कंप्लेंट विल गेट रेक्टिफाइड सूनर देन वी एक्सपेक्ट। क्या बात है। तो ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगी। और फिर आता है शो ऑफ, जो हमें लगता है। तो अब आईआईटी से जाने से पहले था कि अरे वाह, थोड़ा शो ऑफ वगैरह दिखाएंगे, अच्छा लगेगा। शो ऑफ होता है आईआईटी का, वो आईआईटी के बाहर ही कर सकते हैं, आईआईटी के अंदर नहीं। आईआईटी के अंदर यू आर वन ऑफ देम। आप वहां पर तो घर की मुर्गी दाल बराबर है ना। हाँ, घर की मुर्गी दाल बराबर। तो अब अगर आईआईटी में 1000 बच्चे हैं तो आई एम 1/1000 पार्ट ऑफ आईआईटी, माय फ्रेंड इज आल्सो 1/1000 पार्ट ऑफ आईआईटी। मेरे हॉस्टल के बाहर बैठा गार्ड वो भी 1/1000 पार्ट ऑफ आईआईटी है। ओके। और हम सब मिलकर आईआईटी बनाते हैं। वहां का मेंटेन इतना बढ़िया करेंगे, मतलब एक दिन मैं देख रहा था कि बरसात हुई थी, कीचड़ हो गया था, रोड में काफी गंदगी वगैरह जमा हो गई थी। तो वहां पे कुछ लोग बैठ के, कुछ नहीं है तो वहां पे वो मिट्टी से ऐसा थोड़ा मार मार के वो मिट्टी हटा रहे थे। अच्छा। तो ये सब मिलके इतना आईआईटी को प्रीमियम बनाते हैं। बिल्कुल। आपको वाकई में वहां पे फील होगी कि एक सेंस ऑफ रिस्पांसिबिलिटी टुवर्ड्स योर इंस्टीट्यूशन, टुवर्ड्स आवर इंस्टीट्यूशन। आपको लगेगा कि आपने हाँ कुछ मेहनत करके अर्न करा है। आपको एक मेरे दिमाग में था कि ये वहां पे बहुत स्मार्ट लोग होंगे, स्टूडियस लोग होंगे। वो मेरा थोड़ा मिथ टूटा। वहां पे आपको जाहिल भी मिलेंगे, वहां पे आपको स्मार्ट लोग भी मिलेंगे, वहां पे आपको हर किस्म का इंसान मिलेगा, स्मार्ट दिखने का, बोल चालने का। और मैंने ये चीज वहां पे देखी कि आईआईटी में इंडिया के हर कोने से लोग आते हैं, बिल्कुल हर स्टेट के लोग आते हैं। तो अब हमारा थोड़ा क्या होता है कि हम जैसे किसी एक स्टेट में काफी टाइम से रह रहे हैं कहीं भी, तो हमारे एक रीजनल बायस बन जाता है। जैसे कि अरे तो यूपी वाला है, गुंडागर्दी करता होगा, इसको तो लड़ाई झगड़े करते हैं यूपी वाले, और बिहार वाले तो जाहिल होते हैं, साउथ इंडियन पीपल आर वेरी लिटरेट, दे आर वेरी एजुकेटेड। तो ये सब थोड़ा स्टीरियोटाइप्स बना रखे हम लोगों ने। हाँ हाँ, तो हमारा ये रीजनल बायस नलिफाई होता है वहां जाके। और क्योंकि हर स्टेट के लोग आ रखे हैं तो हमें हर स्टेट का एक जाहिल भी मिलेगा, एक समझदार भी मिलेगा, एक सेंसिबल भी मिलेगा। आपको लगता है कि यहाँ के स्टेट के लोग थोड़ा इस आइडियोलॉजी वाले हैं तो आपको उस आइडियोलॉजी से डिफरेंट भी मिलेंगे। वहां पे जाके मुझे पता चला कि हर डिफरेंट स्टेट का अपना कल्चर होता है, वहां के नेटिव्स की अपनी आइडियोलॉजीज होती हैं। और जब दो आइडियोलॉजीज फेस ऑफ करती हैं तो जाहिर सी बात है झगड़े तो होते ही हैं, मतलब बिल्कुल। तो मुझे इस बात पे आपका एक वो एग्जांपल याद आता है, आपने एक वीडियो में बोला था कि शादी में जीजा को झगड़ा करने के लिए दाल में इतना सा नमक कम ताकि गड़े मुर्दे खुद उखाड़ता है। तो दोनों यूनिवर्सिटी वगैरह में जो कभी मैं बाहर के लोगों से बात करूंगा तो मेरे झगड़े होंगे आइडियोलॉजीज के ऊपर, बट वहां पे जब हम जाते हैं हमें हर टाइप के लोग मिलते हैं तो हमें पता चलता है कि नहीं यार, हर जगह हर टाइप के इंसान मिलेंगे। इट डिपेंड्स कि उनकी आइडियोलॉजी कैसी है। और जब आप सो बेसिकली यू स्टार्ट रिस्पेक्टिंग इंडिविजुअल्स एज इंडिविजुअल्स। आप उनको वो मानते हो जो वो हैं एक्चुअल में, आप उनको वो है नहीं करते कि भाई अच्छा लोग वहां के ऐसे हैं तो ये भी ऐसा ही होगा, ऐसा सिस्टम गलत है।
ये गलत हो जाता है, ये आपको पता चल जाता है। और एक चीज वहां पे सबसे बढ़िया जो मुझे लगी कि वहां पे जैसे आपका होली, दिवाली, क्रिसमस तो हर जगह मनाया जाता है, लेकिन आईआईटी में हर ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स है, हर स्टेट के स्टूडेंट्स है, तो वहां पे हर फेस्टिवल मनाए जाते हैं, इतने ज्यादा जितने मुझे पता नहीं था। जैसे मैंने आज तक वहां पे पोनम मनाया, वो ओनम मनाया गया, पोंगल मनाया गया, दुर्गा पूजा मनाया गया, इतने बढ़िया तरीके से, और कितने तो मुझे याद भी नहीं आ रहे हैं। अच्छा। हाँ, तो ये चीजें सीखने को बहुत ज्यादा मिलती है। वहां पे एक सीनियर मुझे लग रहा था कि यार ये तो साउथ इंडियन है, ओनम वगैरह मंगा रहे थे, बाद में पता चला कि वो तो महाराष्ट्रियन थे। अच्छा। तो सब मिलजुल के बनाते हैं। ओके। दूसरी चीज मेरी एक्सपेक्टेशन थी, वो सच हुई। जैसे मुझे लगता था कि मैं थोड़ा ये हुड़दंगी से दूर रहता हूँ, मुझे पसंद नहीं कि तू बेटा बाहर मिल वाला सीन। तो मुझे पता है तो कि मुझे आप खुशी बहुत थी। ही शांत लड़के रहे हैं हमेशा से। बस आप हाँ दिखते डरावने वैसे हैं नहीं। हाँ। वो लोगों को गलत फहमी हो जाती है। तो मैं वहां पर गया तो मुझे लगता था कि यार स्टूडियस बच्चे होंगे, पढ़ाई में लगे रहेंगे, कहाँ उन पे गुंडागर्दी का टाइम है। तो वाकई में वहां हुड़दंगी नहीं होती, लेकिन उसका रीजन ये नहीं है कि वो स्टूडियस है, नहीं नहीं, रीजन है कि वहां पे स्टूडेंट पॉलिटिक्स इतनी ज्यादा नहीं है। ओके। क्यों, वहां पे अपना जिम खाना है, जिम खाना मतलब वहां की स्टूडेंट काउंसिल है, स्टूडेंट्स की बॉडी है, कमेटी है, बट उनपे इतनी पावर्स नहीं है कि वो अपने एनएसयूआई और एबीवीपी जैसे आइडियोलॉजीज बना के घूमे। और वही बात, जहां पे डिफरेंट ओपिनियंस, आइडियोलॉजीज आ गई, वहां पे ग्रुपिज्म होगा, ग्रुपिज्म होगा तो वहां झगड़े लड़ाई होंगे। और दूसरी बात, आईआईटीज आर ऑटोनॉमस बॉडी, तो वहां पे बाहर का दखल नहीं होता है जी। इसलिए अगर दो बच्चों की आपस में लड़ाई भी होगी तो गैंग वॉर नहीं होंगे कि आप बेटा तू बाहर मिल, क्योंकि सबको वहीं पर रहना है। हाँ। तो वहां से बाहर का कोई नहीं आ सकता, आप सब बाहर वाले हो और सब एक फैमिली की तरह रह रहे हो। तो थोड़े बहुत लड़ाई झगड़े तो चलो आपस में होते हैं, वो तो हर घर में होते हैं, हुड़दंगी नहीं होती उसमें तो वहां कोई पे। दिक्कत की बात नहीं। हाँ हाँ, तो वहां पे बड़ा शांत माहौल है और बड़ा इंडिपेंडेंस है वहां पे। मतलब वहां पे जैसे कैंपस के अंदर आप पूरी रात घूम सकते हैं। जैसे मेरा दिमाग खराब होता है कि कभी प्रोजेक्ट का चल रहा, काम कुछ चल रहा, इतना फेडअप हो जाता था कि रात के आप 3-3 बजे तक घूम रहे हो, मस्त घूम रहे हैं, बच्चे गेड़ी मारते हैं, अपना शांत में बैठे रहते हैं। रेस्ट्रिक्शंस एज सच नहीं है वहां पर घूमने को? नहीं है, वो नहीं है वहां पे, इतने अंकुश नहीं लगा रखे बच्चों में कि अटेंडेंस होती है, गार्ड आता है, ले लेता है, बच्चों से पूछ लेता है कि नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि कैंपस के अंदर सारे बच्चे कैंपस के अंदर मौजूद है। ओके। सो कभी ऐसा लगता है कि नहीं कि कैंपस के बाहर भी निकलना जरूरी है, या फिर कैंपस ही इतना अच्छा है कि मन ही नहीं करता कि बाहर जाए? वो डिपेंड करता है कि अगर आप थोड़ा घूमने वाले एडवेंचरस बच्चे हैं तो बच्चे जाते हैं घूमने। बस ये है कि आपको कैंपस के अंदर 11 बजे से पहले पहले आना है। बच्चे एक्सप्लोर करते हैं, इंदौर सिटी घूमने जाते हैं, लेकिन कई बच्चे दे फाइंड सॉलिट्यूड एंड सोलेस विद इन द कैंपस, उन्हें बाहर नहीं जाना पड़ता, शांत जगह मिल जाती है। तीसरी चीज जो सबसे बढ़िया, जो मैंने सोची नहीं थी, मुझे वहीं पे आके पता चली, और पता नहीं मुझे लगता है मैंने क्यों नहीं एक्सपेक्टेशन रखी थी, वो था फेस्ट। फेस्ट बहुत बढ़िया होते हैं, बहुत ही बढ़िया लेवल के फेस्ट होते हैं वहां पे। ये तो अच्छे इंस्टीट्यूशंस की एक निशानी होती है। निशानी जितने भी हैं उनके खास अपने एक एक, जैसे आईआईटी रुड़की का थॉम्सो फेस्टिवल होता है, बाकी यूनिवर्सिटी अपना मनाती है, तो ये तो इनके ट्रेडमार्क फेस्ट होते हैं, लाइक ये डिफाइन करते हैं वहां पर वहां के लाइफ को, वहां के कल्चर को। तो ये चीज मैंने देखी, तो वहां पे बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओज आ रहे हैं, आईएएस आईपीएस आ रहे हैं, तो इन सबको बुलाता कौन है? कोई प्रोफेसर नहीं बुलाता है, स्टूडेंट्स बुलाते हैं। ओके। तो इसलिए जब जूनियर्स वगैरह जाते हैं तो अपने सीनियर से सीखते हैं, वो लेगेसी चली आ रही है। तो वहां पे बच्चों को नेटवर्किंग सीखते हैं वो, कि दे अप्रोच प्रोफेशनल्स। अब आपको यू हैव टू आस्क बिग ब्रांड्स टू गिव स्पॉन्सरशिप, यू हैव टू कन्विंस देम। आप कैसे करेंगे? तो आप धीरे धीरे अब प्रोफेशनली एक जुड़ रहे हैं लाइफ से। आप कन्विंस कर रहे हैं लोगों को, आप बड़े बड़े लोगों को बुला रहे हैं, आप मैनेज कर रहे हैं। तो वहां पे कल जैसे हर कॉलेज की तरह वहां पे भी म्यूजिक क्लब, लिटरेरी क्लब, डिबेटिंग क्लब, ये सारे क्लब्स होते हैं, साइंस क्लब। सबके बावजूद भी बच्चे वहां पे बिल्कुल ही इंट्रोवर्ट्स बन के नहीं रहते हैं, वो अपने में रहे, लेकिन वो सबसे जुड़ते हैं। वो खाली बैठे हो तो वो इन सब कमिटीज बनती हैं, तो आप बहुत कुछ एक्सप्लोर करते हैं इस वे में। तो और मैंने एक सबसे बढ़िया चीज वहां पे देखी कि यहाँ के बच्चों, हर बच्चे की एक हॉबी होती है, एक ऐसी हॉबी। मुझे इसी पर आपसे वैसे एक सवाल भी पूछना था, क्योंकि जनरली जब हम देखते हैं कि कोई बच्चा आईआईटी के प्रिपेयर कर रहा है तो काफी ज्यादा टाइम, मेहनत और एक आइसोलेशन में बच्चा रहता है, पूरा टाइम पढ़ाई पे लगाता है। तो हमें लगता है ये सिर्फ वो जो किताबी कीड़ा है या फिर सिर्फ स्टूडियस बच्चा है, इसे और कुछ नहीं आता। बट जब हम देखते हैं कि आईआईटी के बच्चे जब वो पहुंचते हैं और फाइनली आईआईटी से जब वो बाहर निकल रहे होते हैं, तो वो बिल्कुल अलग पर्सनैलिटी होते हैं। लाइक आज के समय पर आप देखिए, जीतू भैया जो है वो आईआईटी के प्रोडक्ट हैं, टीवी उसमें सारे आईआईटीज के हैं ज्यादातर बच्चे,
अब विपुल IITs गोयल IIT हमारे बॉम्बे से। स्टैंड अप कॉमेडियन वो आईआईटी के हैं, आईएएस आईआईटी के निकल रहे, तो लाइक ऐसा कैसे होता है कि एक बच्चा जो सिर्फ पढ़ाई में रहता था वो आईआईटी में पहुंचकर इतना बदल जाता है कि लाइक अब वो किसी नेक्स्ट लेवल पर पहुंच गया है, वो सबसे बिल्कुल अलग हो चुका है, ऐसा कैसे होता है? वो अलग हो चुका है, हाँ वो मैं आपको बताता हूँ। अब जब हम वहां पे जाते हैं तो वहां पर मैंने देखा कि हर बच्चे की एक हॉबी है। मैंने सीनियर से पूछा तो मुझे लगा कि यार ये अपने पहले से ही सारे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट सीख कर आए थे क्या, तो उन्होंने बोला नहीं हमने पिछले साल ही सीखा है। अभी अच्छा। होता क्यों है, क्योंकि आईआईटी में वहां पे वो आप कुछ और सीखे ना सीखे, सबसे पहली चीज वो आप स्ट्रेस मैनेजमेंट तो जरूर सीखते हैं। आपका ओके। इतना भेजा खराब हो जाता है कि जैसे अगर आपकी कुछ हॉबीज है, जैसे मेरी है ड्रम बजाता हूँ, बैडमिंटन खेलता हूँ, बट बिल्कुल। ड्रम्स में हमेशा नहीं बजा सकता हाँ। बाहर जाके, क्योंकि बिल्कुल। रूम्स नहीं मिलते। बैडमिंटन के लिए आपको कोई और चाहिए। हम्म। तो आप अपने आप ही इतने परेशान हो जाते हैं कि उससे निकलने के लिए आप अपने अंदर ही कुछ ऐसा डेवलप करते हैं जिसमें आप अपना पीस फाइंड कर सके। मैं ओके। जब इतना परेशान रहता था, मेरा किसी से दिमाग खराब हो रखा था एग्जाम से, तो मुझे वो पीके वाला सीन याद आता था कि भगवान हमें घर जाना है, हमें घर जाने दो वाला। तो इतनी परेशानी में अकेले में बैठकर फिर लगता था कि कुछ ऐसा करें जिसमें एंजॉय हो, तब आप अपने आप को एक्सप्लोर करते हैं। ओके। तो मुझे मुझे पता नहीं था मेरा इस चीज में इंटरेस्ट होगा, तो मैं दिमाग खराब रहता था तो मैं तो हल्की हल्की पोएट्री करने लगा। मुझे पोएट्री में बड़ा अच्छा। इंटरेस्ट आने लगा। मैंने उस दिन आपसे क्या बात बात करी, मैंने आपको बताया। है जी, आपने तो भेजी थी, मुझे आपने बहुत मुझे सुंदर बुक लगी थी सजेस्ट वो। करी। हाँ, तो ये चीज बड़ा वहां पे सुंदर हो जाती है। आप इतने परेशान रहते हैं कि आप अपने अंदर से ही कोई चीजें डेवलप करने लगते हैं। ओके। और ऐसा होता है कि जब भी हम आपको ऐसे एग्जांपल दो कि जब भी हम रूफ टॉप पे अपनी छत पे चढ़ रहे होते हैं, हम्म। तो हम जैसे जैसे सीढ़ियां चढ़ते हैं वैसे वैसे हमें ज्यादा आकाश दिखने लगता है, हम्म। हमारा होराइजन उतना बढ़ता है। बिल्कुल। तो जब हम अब हम आईआईटी लेवल पे आगे लोगों के बीच में स्ट्रेस में जी रहे हैं, हमें हम्म। आईआईटी में आके भी थोड़ा कॉम्प्लेक्स रहता है। हम इनसिक्योरिटीज रहती है कि यार यहाँ पे इतने बच्चे हैं जो मेरे से बेहतरीन है। हम्म। तो ये कहीं ना कहीं आप अपने अंदर एक पीस फाउंड करते हैं जो आपको हम्म। बहुत ही निखारता है। तो बिल्कुल। ये चीजें जो आपको कहीं ना कहीं हॉबीज बनाने में डेवलप करता है। और भी ओके। चीजें हैं वो मैं आपको जैसे बताता हूँ। अब हम्म। टीचर्स पे आता हूँ मैं। टीचर्स तो अब मेरे मन में तो जैसे पहली क्लास शुरू हुई, मैं पहले पहले दिन गया, तो मैंने आईआईटी इंदौर के सारे फैकल्टीज की प्रोफाइल देख ली थी। ओके। अब मेरे सामने वो खड़े थे तो देवर लाइक मेरा ऐसा था कि मेरे सामने सेलिब्रिटी खड़ा है जिसकी प्रोफाइल मैं देख रखा हूँ। आई हाँ। वॉज वेटिंग वो कब करे, कब मुझे कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। मैं एक हफ्ता वेट करता रह गया और मैं ये नहीं निचोड़ पाया कि इनने कुछ समझाया, वो मुझे समझ आया कि नहीं आया। सबसे बड़ा मिथ आपका टूटता है कि वहां पे जाके मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, मुझे बहुत बढ़िया पढ़ाया धोखा हो है। गया नहीं, आपके साथ। धोखा हो जाता है वहां पे। सोनम गुप्ता और बेवफा है। वही वहां पे प्रोफेसर बेवफा निकल जाते हैं उज्जवल भैया। और वहां पे रट्टाफिकेशन चलता है। मुझे लग रहा था कि यार यहाँ पे इतने बढ़िया स्टूडेंट्स आएंगे, बढ़िया माहौल होगा। नहीं, वहां पर हर टाइप के बच्चे आते हैं, वैसे भी बच्चे जिन्हें रट्टा मार मार के पेपर क्वालिफाई कर लिया है। तो उनके लिए आसान है। मैंने हमेशा समझ के करी चीजें, तो मेरे लिए बड़ी मुश्किल आ गई थी और कुछ मेरे ओके। दोस्तों के लिए। मैंने हो रहा था कि यार ये क्या चल रहा है यहाँ पे। अब तो एक वहां पर टीचर आपको को रेंचो से ज्यादा चतुर मिल रहे हैं। चतुर मिलते हैं वहां पे सच में। आप भैया, आपको मैंने अपने लाइफ में इतना रट्टा नहीं मारा होगा। मैं बता रहा हूँ आप इकोनॉमिक्स के हैं, आप आईआईटी इंदौर में आएंगे, आप अगर रट्टा आपको मारना आता है ना, तो यू कैन हैव ग्रेटर मोर सीजीपीए देन 7.5 आराम से, बहुत आराम से। अच्छा। इतना रट्टाफिकेशन चलता है वहां। अब वहां पे ओके। टीचर्स कुछ भी पढ़ा दिया, हमें स्टार्टिंग के महीने में समझ नहीं आया, तो हमने एक टीचर को हम्म। अप्रोच करा। हमने पूछा मैम ये क्या क्या है, हमें समझ नहीं आ रहा। मैम ने हम्म। बोला कि बेटा ये फॉरेन राइटर की बुक है, मैं इससे पढ़ाती हूँ हम्म। और इसमें सॉल्व एग्जाम्पल है, हम्म। वो तुम कर लेना। हमने कहा चलो ठीक है अच्छा। यार, रट्टा मारने तो चलो सॉल्व एग्जाम्पल ही पढ़ लेंगे। ठीक है। हम रूम गए, फॉरेन राइटर की बुक खोली और उसमें सॉल्व एग्जाम्पल होते ही नहीं है। वो राइटर टीचर सॉल्व ने एग्जाम्पल तो तो टीचर्स को टीचर ये ने नहीं क्यों पता कहा? टीचर ने क्यों कहा। हाँ। तो बहुत रट्टाफिकेशन चलता है। अब इसमें बात क्या है कि देयर प्राइम फोकस, द प्रोफेसर्स लोगों का प्राइम फोकस इज रिसर्च ओके। एंड टीचिंग द पार्ट ऑफ देयर जॉब। ये धीरे धीरे मुझे ओके। पता चला और इसमें कुछ बुरा नहीं है। दे आर बीइंग हाँ। ऑनेस्ट टू देयर प्रोफेशन बाय डूइंग रिसर्च। बिल्कुल। दिक्कत क्या होती है कि उन लोगों का, जो मैंने जब पता चला कि उन लोगों का प्रमोशन इज बेस्ड अपॉन द नंबर ऑफ रिसर्च पेपर दे आर पब्लिशिंग एग्जैक्टली। एंड नंबर ऑफ साइटेशन दे आर गेटिंग ऑन द रिसर्च पेपर। साइटेशन माने कि उनको कितने रेफरेंस आ रहे हैं उनके जी। रिसर्च पेपर पर। बिल्कुल। तो जितने ज्यादा उनके अंडर स्टूडेंट्स पीएचडी करेंगे, वो जितने ज्यादा रिसर्च पेपर पब्लिश करेंगे, उतना ज्यादा उनको फंडिंग्स मिलती है, 1-1 करोड़ की मिलती हाँ। अपने प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए। जैसे तो हम अभी उनका फिर रिसेंटली देख रहे हैं कि जो कोरोना वायरस के लिए जो टैबलेट्स हैं उसमें बहुत सारे आईआईटीज जो हैं वो रिसर्च कर रहे हाँ हैं
और बहुत सारे हाँ अलग अलग तरीके की मैनेजमेंट में जो है आईआईटी रुड़की, बॉम्बे, अलग अलग लोगों से कंसल्ट करा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट खासकर कमिटीज बना रही है जहां पर आईआईटी के प्रोफेसर होते हैं, प्लस आईसीएमआर और डिपार्टमेंट से लोग साथ में मिलकर काम करते हैं। तो आईआईटीज का रिसर्च कल्चर तो हाँ बहुत ही बढ़िया है, लाइक उस पर तो कोई दो बहुत राय बढ़िया है है। ही नहीं। हाँ हाँ। तो अब दिक्कत ये आ जाती है कि नाउ बहुत से प्रोफेसर मेजोरिटी ऐसे हैं जो अपना प्रोफेशन को एज अ 9 to 5 जॉब लेते हैं कि ये मेरी जॉब है, मुझे करनी है। ओके। बट मोस्ट ऑफ देम आर नॉट एंजॉयिंग देयर हम्म प्रोफेशन। अगर वो एंजॉय कर रहे होते तो उनको पढ़ाने में भी मजा आता। हम्म तो मुझे रियलाइज हुआ कि प्रोफेसर्स बैक इन देयर यंग डेज, यंग हम्म टाइम, उन लोगों का क्या था कि वो अच्छे स्कॉलर थे, इंटेलिजेंट थे, पढ़ते हम्म पढ़ते पढ़ते वो इस स्टेज पर आ गए, लेकिन उनका कभी पढ़ाना ऐसा पैशन नहीं रहा है। हम्म तो कुछ टीचर आपको अच्छे मिलेंगे, वो अच्छा इसलिए पढ़ाते बिल्कुल। हैं क्योंकि उनको एंजॉय देयर प्रोफेशन। हम्म तो इसलिए हमें लगा कि यार ये टीचर बच्चों के हाथ में दे देनी चाहिए चीज के कौन सा टीचर उनका प्रमोशन मस्ट बी बेस्ड अपॉन द स्टूडेंट्स फीडबैक, लेकिन ऐसा नहीं अच्छा। होना चाहिए, उसका भी हाँ अपना जी, रीजन है। बिल्कुल। हाँ, क्योंकि हम जज नहीं कर सकते इस पॉइंट पे आके, और तो फिर इसमें हमें भी पढ़ने स्टूडेंट की। पॉलिटिक्स और ये सब टीचरों का हाँ अनड्यू इन्फ्लुएंस, ये सब चीजें बहुत ज्यादा हाँ होती हैं। बहुत ज्यादा हो जाती हैं। तो इसीलिए वहां पर मतलब टीचर्स प्रोफेसर्स लोग रिसर्च में लगे रहते हैं, बट वो हम्म उतना नहीं पढ़ाते, तो आपको पढ़ना खुद पड़ता है। वहां बच्चे रट्टा बिल्कुल। मारते हैं, बड़े आसानी से मार्क्स लेंगे। ये सबसे बड़ा फैक्टर होता है वहां पे स्ट्रेस का। ओके। फिर मुझे था कि मेरा लाइफ सेट हो। हाँ, वो लोग गुड गाइड्स हैं, वो गाइडेंस आपको अच्छी कर सकते हैं रिसर्च में, हम्म बट कहीं ना कहीं वो आपको इतना नहीं पढ़ा। वो स्किल अपना डेवलप कर लेंगे पढ़ाने के लिए, बट उनपे और भी काम है करने के लिए, बात बिल्कुल। वो आ जाती है। फिर आता है कि अब ये प्रेशर कि यार इतना बच्चे रट्टा मार रहे हैं, क्या करूं क्या करूं। हम्म तो मुझे ये पता चला कि मतलब मैं बड़ा परेशान हो गया वहां पे जाके। मुझे जो लग रहा था कि मेरी लाइफ अब सेट है, अब हम्म थोड़ी थोड़ी मेहनत करके कैसे भी पीएचडी कर लूंगा। मुझे एक बड़ी, अब सबसे बड़ी मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि अब मैं मुझे आईआईटी के नाम पर बढ़िया बढ़िया रिकमेंडेशन लेटर्स हम्म मिलेंगे और मेरे इंटर्नशिप बड़ी अच्छे से मिलेगी और मेरी सीवी सुधर जाएगी। हम्म वो सब आपका धोखा खत्म हो जाता है, क्योंकि दून यूनिवर्सिटी में रह के मुझे लगता था यार दून यूनिवर्सिटी का नाम सुनकर ये लोग साइड में कर देते हैं, मेल नहीं पढ़ेंगे मेरा इंटर्नशिप के लिए। तो अब होता क्या है कि इंटर्नशिप के लिए भी वो जॉब नहीं होती, इंटर्नशिप, रिसर्च इंटर्नशिप। उसमें क्या है कि आपका एक पर्टिकुलर कोर्स है, सब्जेक्ट का एक कोर्स है, उस कोर्स का टॉपिक, एक सब टॉपिक आपको उसमें काम करना है। आपकी कोई प्रॉब्लम है, हम्म उस प्रॉब्लम को सोल्यूशन आप एक प्रोफेसर किसी और यूनिवर्सिटी के पास जाके बोल रहे हैं कि सर मुझे इसमें काम करना है और मुझे लगता है आप मुझे गाइड कर सकते हैं। हम्म तब जाके आपको वो प्रोफेसर देगा ना, ऐसी मुंह उठा के तो दे नहीं देगा कि आप आईआईटी के बिल्कुल। स्टूडेंट आ जाओ बेटा जॉब मिल रही है। दूसरा होता है कि हम्म रिकमेंडेशन लेटर। अब यहाँ पे आईआईटीज में एकेडमिक लेवल पर, मतलब स्टूडेंट लेवल पर इतनी सिफारिशें नहीं चलती। ओके। आपको रिकमेंडेशन तभी मिलेगा जब आपके प्रोफेसर को आपकी वर्थ पता चलेगी कि आप वाकई में, तभी तो आपके बारे में लिख पाएगा। बिल्कुल। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू इंटरेक्ट विद प्रोफेसर्स, ताकि आप, ऐसा नहीं है चमचागिरी, चमचागिरी इज हम्म वेरी डिफरेंट, बट हम्म आप जब उनके साथ काम करोगे तभी तो आपको जान पाएंगे। तो बिल्कुल। फिर मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जो मुझे बोलते थे कि अरे यार तू तो आईआईटी में, जो मतलब आईआईटी के नहीं थे, कि यार अपने किसी प्रोफेसर से मुझे रिकमेंडेशन दिला दे, कर दे। अरे हम्म भाई मुझे नहीं मिल रही, मैं तुम्हें कैसे दिला दूं? और कोई प्रोफेसर तुम्हें क्यों दे देगा जो तुम्हें जानता नहीं है? सही बात है। हाँ, तो हमें अभी भी हाथ पैर मारने पड़ते हैं। हम्म मुझे अभी भी नेट और गेट निकालना है, पीएचडी के लिए पढ़ना है। बिल्कुल। बस मेरा प्लस पॉइंट ये है कि जैसे अगर मेरी आईआईटी में सीजीपीए अच्छी आ गई तो हम्म आई डू नॉट हैव टू गिव रिटन एग्जामिनेशंस फॉर आइजर्स, मेरा डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए मुझे बुला लिया जाएगा। ओके। ये मेरा प्लस पॉइंट रहता है। आई एम एलिजिबल फॉर अप्लाइंग पीएमआरएफ, प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप, जिसमें हम्म आपको 70,000 ऑफ वो मिलता है स्कॉलरशिप पर ओके। मंथ। अच्छा। तो ये चीज मतलब यहाँ पे हमें प्लस पॉइंट है, लेकिन मेहनत हमें भी हाथ पैर मारने हैं। हम आके सिंपल बिल्कुल। सेटल नहीं हो सकते वहां पे कि यार अब तो हम्म मजा आ गया। और वहां पे जाके फिर मुझे ये भी रियलाइज हुआ कि मतलब अब जब मैं एक चीज जो मैंने अचीव कर ली, तो मुझे पता चला कि यार मेरा वाकई में रिसर्च में इंटरेस्ट है कि नहीं है। हम्म क्योंकि मैंने वहां पे जब पीएचडी के स्टूडेंट्स को देखा, तो हम्म अगेन वो लोग एंजॉय नहीं कर रहे थे। उनके पास कुछ था नहीं, इसलिए उन्हें जैसे तैसे गेट नेट देके पीएचडी ज्वाइन कर ली, बट दे आर नॉट एंजॉयिंग इट। वो ओके। रिसर्च कर रहे और दुखी से है। तो अच्छा। मैंने जब उनको, मैं एक लाइफ इमेजिन करता था एज अ पीएचडी स्कॉलर। हम्म कुछ बच्चे हैं, बट मुझे रियलाइज हुआ कि मेरे में वो पेशेंस नहीं है और ठीक मैं है। इस तरीके से नहीं कर सकता। हम्म तब मैंने अपने और ऑप्शंस देखे। तो हम्म फिर आता है आईआईटी का टैग। हम्म तो आईआईटी के टैग ने, अब इस प्रेशर ने मेरे कैसे मुझे हेल्प करी, मतलब हम्म आईआईटीएंस को कैसे वो हेल्प करता है कि हमें दिखता है कि यार आईआईटीएंस इतने डिफरेंट क्यों होते हैं। हम्म अब मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ। जैसे लॉकडाउन में मैं यहाँ पे घर आया अपने, तो एक ओके। भैया मुझे मिले।
उन्होंने मुझसे पूछा कि अच्छा बेटा क्या करते, जॉब वगैरह करते हो? मैंने कहा नहीं भैया, मैं मास्टर्स परस्यू कर रहा हूँ फिजिक्स में। बोलते अच्छा 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 बेटा, कहाँ से कर रहे हो? उनका आईआईटी इंदौर से। उनके चेहरे के रंग बदल गए और उनका तुरंत नेक्स्ट सवाल मेरे से कि बेटा मेरे चिंटू है 10th क्लास में, उसको मैथ्स फिजिक्स की ट्यूशन देना है। तो me being an IITian, people will automatically expect more from me wherever I will go. तो हम पर ये पीयर प्रेशर सारे आईआईटीएंस पर रहता है कि यार हमको, अगर हम कुछ नहीं करेंगे, अगर मैं आईआईटी से अब 2 साल बाद 1 साल बाद घर पे खाली बैठा रहूंगा तो मेरा चौपट हो जाएगा सब। एक तो वैसे ही डल्ला वाला टैग लगेगा, ऊपर से कि आईआईटी से खाली बैठा हुआ। नल्लों में नल्ला। हाँ, तो हमको अपने ऑप्शंस देखने पड़ते हैं। तब मुझे लगा कि यार इट इज टाइम टू मुझे बाकी में चीजें प्लान करनी है। तो कुछ चीजें जो मैंने भी इमेजिन नहीं करी थी और करी भी थी, तो मुझे पता था दैट दीज आर नॉट कप ऑफ माय टी। आज मैं उन चीजों को लेके प्लान कर रहा हूँ। आज मुझे पता चल गया कि मुझे क्या नहीं करना है। स्टिल अगर मेरा कहीं नहीं हुआ तो मेरे पास एक गद्दा है गिरने के लिए, दैट इज आई एम स्टैंडिंग। मुझे प्लेटफॉर्म है आईआईटी का। बिल्कुल, मैं इंटरेस्ट के साथ कहीं पीएचडी कर सकता हूँ, बट मुझे पता है कि मैं अपनी एनर्जी इतने अच्छे से इन्वेस्ट पीएचडी में नहीं कर सकता जितनी कहीं और कर सकता हूँ। तो ये आईआईटी का बाहर से जो प्रेशर होता है, ये कहीं ना कहीं निखारता है आईआईटीएंस को, उनको मजबूर करता है कुछ करने के लिए। और दूसरी बात कि ये जो चीजें हैं, ये स्पेसिफिकली सिर्फ आईआईटी के बच्चों के लिए ही या फिर जो नामी गिरामी इंस्टीट्यूट के बच्चे हैं उन्हीं तक सीमित है? बिकॉज हम देखते हैं कि एक बहुत स्मॉल प्रोपोर्शन है उन लोगों का जिनको ऐसे इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन मिलता है बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव ऑफ सीट्स, या फिर मतलब बहुत सारी चीजें आप देखते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स का रेशियो बहुत ज्यादा है और ऐसे इंस्टीट्यूशंस में बहुत ज्यादा है, सीट्स बहुत कम है। तो अगर कोई बच्चा है जो आईआईटी के बैकग्राउंड का नहीं है या आईआईएससी के बैकग्राउंड का नहीं है, बट उसे भी लाइफ में कुछ करना है, आपका सजेशन उनके लिए क्या होगा? मतलब आपने अपनी जर्नी से जितना सीखा है, बीइंग अ नॉन आईआईटीएन एंड देन एन आईआईटीएन, आपने दोनों चीजें देखी है, दोनों माहौल को देखा है, आपने दोनों चीजों को कंपेयर करा है। तो जो लोग उस आईआईटी के माहौल में नहीं है या फिर किसी भी वजह से नहीं जा सकते बट उन्हें जीवन में कुछ आगे करना है, आप उनके लिए क्या कहना चाहोगे? मैं उनके लिए ये बोलूंगा कि अब जैसे जो बच्चों का आईआईटी में नहीं हो पाया, तो उनके एक ऐसी ड्रीम, एक ऐसा गोल जो अचीव नहीं कर पाए, इसका मतलब ये नहीं वो बैक ऑफ करके, उनके मन में अभी भी एक वो है कि हमें कुछ करना है। बिल्कुल। तो बच्चे फेलियर्स फेस करते हैं, उज्जवल भैया मैं बताऊं, वो ज्यादा मैच्योर निकलते हैं। और इन द लॉन्ग रन बीइंग एन आईआईटीएन इज नॉट एज मच इम्पोर्टेंट एज बीइंग मैच्योर्ड। तो जिन बच्चों ने अपनी अर्ली लाइफ में फेलियर्स फेस कर लिया है, वो उनके मन में हमेशा से एक चीज रहेगी कि आगे जाके प्रोफेशनली वो चीजें अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। उनके अभी मैं भी अगर मैंने मेहनत करी होती 2 साल और मेरा आईआईटी ना हुआ होता, तो भी मेरे मन में एक चीज रहती कि यार मेहनत करी, अब तो कुछ तो करना ही है, ऐसे खाली नहीं जाने देना। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, मैंने एक चीज और महसूस करी कि अगर आप कोई सी भी एंट्रेंस की प्रिपरेशन करते हैं और आपने रिलीजियसली उसकी प्रिपरेशन करी है, तो होना ना होना बात की बात है, वो प्रिपरेशन ही आपको एक डिफरेंट इंसान बना देती है। बिल्कुल सही। तो आपके पास ना होने की वजह से आपको एक ये होता है कि मुझे अब आपकी ऑप्शंस खत्म नहीं हो जाते, आप उसमें लगे रहते हैं। आईआईटी में आके मैं बोलना चाहूंगा कि जो बच्चों का आईआईटी में नहीं हो पाया, जो एनआईटीज और जगह है, वो भी गेट और नेट दे रहे हैं, मैं भी गेट और नेट दे रहा हूँ। एक एंड पोजीशन पे आगे जब इंटरव्यू वगैरह हो जाएगा, जब 5 बच्चों के सेम रिजल्ट आएंगे, तो मुझे प्रेफर करा जाएगा क्योंकि मैं आईआईटीएन हूँ, बस मेरा वहां पे प्लस पॉइंट आ जाता है। लेकिन इसमें मुझे फिर से सबके साथ लगना है। बस ये है कि मेरे पास थोड़ी अच्छी गाड़ी है, अच्छा प्लेटफॉर्म है, और बच्चों का थोड़ा अभी भी उबड़ खाबड़ रास्ता है। अच्छा, मुझे एक और चीज पूछनी थी हम सबको कि वहां पर आप बीटेक के स्टूडेंट से भी मिलते होंगे। हाँ। तो जैसे कि आपने ग्रेजुएशन दून यूनिवर्सिटी से करी है, तो आप पहले एक नॉन आईआईटीएन, जैसे मैंने कहा, एक नॉन आईआईटीएन बैकग्राउंड से फिर आप आईआईटी में जा रहे हैं, बट जो बीटेक के बच्चे होते हैं वो जनरली सीधा जो उनका सबसे पहले एक्सपोजर होता है वो आईआईटी के साथ होता है। सो आपको क्या लगता है कि जो आपने ग्रेजुएशन के दिनों में चीजें सीखी, वो कितनी ज्यादा आपको हेल्प कर रही हैं आईआईटी में, मतलब अपार्ट फ्रॉम योर एकेडमिक्स? और क्या जो बच्चा डायरेक्टली आईआईटी में आता है उसके पास कुछ उस चीज को लेकर कुछ एडवांटेज या कुछ डिसएडवांटेज है? मतलब 2 अलग अलग इंस्टीट्यूशन से पढ़कर आना और डायरेक्टली आईआईटी में आना, क्या इसमें आपको कुछ एडेड एडवांटेज या कोई डिसएडवांटेज मिलता है क्या? हाँ भैया, ये तो है वही बात कि मैंने अपनी अर्ली लाइफ में फेलियर फेस करा, उससे मैंने सीखा। तो यही चीज, जब मैं मुश्किलों से गुजरा तो मैं निखर के निकला। जो आईआईटीज में है उनको एक बहुत बढ़िया एक्सपोजर मिल रहा है, उनको वो दे कैन गो अब्रॉड, उनके होराइजन बड़ा है, उन्हें ज्यादा दिख रहा है। बट कहीं ना कहीं जो फेलियर मैंने फेस करा है उससे मैं सीखा हूँ।
मुझे पता है कि हाउ टू हैंडल। मैं सिर्फ सक्सेस के लिए प्रोग्राम नहीं हूँ। मैंने कहीं ना कहीं देखा कि बच्चे पढ़ाई में सब में लगे रहते हैं, IITians, बट वो कहीं ना कहीं थोड़े इस चीज में इमेच्योर रह जाते हैं, बीटेक वाले स्टूडेंट्स, क्योंकि उनने वो वाली लाइफ नहीं देखी होती है। अब मैं आपको अपनी जर्नी से बात बताऊं तो जैसे मैंने क्या क्या सीखा अपनी जर्नी से। पहली बात तो जब मैंने फेस करा, मतलब मेरा जेई में मेंस पहले नहीं निकला, उसके बाद दोबारा नहीं निकला, तो जब मैं बीएससी कर रहा था तो मैंने एक चीज भैया सबसे इंपॉर्टेंट सीखी कि आप जहां हो उसको एक्सेप्ट करना सीखो। बिल्कुल सही। मतलब कि कई बच्चे ऐसे होते हैं कि यार मैं कहाँ हूँ, मैं बेकार जगह हूँ यार, मुझे यहाँ से निकलना है। ये बहुत गलत है, क्योंकि उज्जवल भैया मैंने बहुत एग्जांपल देखे हैं कि ऊपर वाला आप जिस चीज से भाग रहे हो आपको वही दिलाता है, ताकि आपको उसकी कदर हो। ये मैंने अपने फादर का लाइव एग्जांपल देखा है। हाँ, मेरे फादर मुझे बताते, वो बचपन से बोलते थे कि यार मुझे मास्टर जी नहीं बनना था बेटा, फिर भी वो टीचर बने, एंड हमारी फैमिली का लेवलीहुड उस मास्टर जी के उससे ही हुआ जी। तो ये इसलिए मैं एक यूनिवर्सिटी का बीएससी का स्टूडेंट था, तो मैंने कभी इंफीरियर फील नहीं करा। मुझे कभी ये नहीं लगा कि यार मैं बीटेक में क्यों नहीं हूँ, मजे कर रहा होता, थोड़ी एक बढ़िया लाइफ जी रहा होता। दोनों यूनिवर्सिटी में मुझे सरल लोग था, थोड़ा दबा सा था, बट आई एक्सेप्टेड वेयर आई वाज एंड आई वाज एमिंग फॉर अ बेटर। आप हमेशा बेटर के लिए एम करें, सबसे बड़ी चीज मैंने सीखी। दूसरी बात, जब मैं कर रहा था, मैंने कोचिंग की जब प्रिपरेशन करना अब वाकई में शुरू करी, तो हमें सबसे बड़ी चीज समझनी होती है कि कोचिंग आपको गधे से घोड़ा नहीं बनाती। आप घोड़े हैं तो आपको हल्का सा मिर्च लगा देगी पीछे, तो आप तेज भाग सकेंगे। हाँ, तो IIT, मतलब IIT बोल रहा हूँ मैं, जब मैंने ट्यूशन मेरे मन में, जब मैंने सोचा कि मुझे IIT वाकई में करना है, मैंने प्लान करा, तो मेरा मेन मोटिव ये नहीं था कि यार कौन सी बढ़िया कोचिंग है, ये बढ़िया कोचिंग लूंगा तो तब मेरा हो जाएगा। जैसे IAS वगैरह यूपीएससी की भी कोचिंग होती है कि पेपर से मैं देखता हूँ कि इस कोचिंग में 300 टॉप 300 में से 100 बच्चों का सिलेक्शन हो गया, तो हमें लगता है बस भाई यहाँ पे हो गया तो मेरा सिलेक्शन है ही है। सही बात है। तो ये, और उसके बाद क्या होता है बाबू, ऐसा नहीं होता है, आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता अगर आप कोचिंग पे डिपेंड करते हैं। तो मैं जब ट्यूशंस गया, मैंने ट्यूशंस में जाके सीखा कि वो आपको गाइड करते हैं। गाइड मतलब वो आपका बोझ हल्का कर देंगे सेंस पे कि वो आपको वर्कशीट प्रोवाइड कर देंगे, आपसे क्वेश्चन वगैरह नहीं हो रहे, थोड़ा बहुत समझा देंगे। पढ़ना और समझना, आपका फोकस सिर्फ आपकी एनर्जी चैनलाइज होती है कॉन्सेप्ट समझने में, क्वेश्चन सॉल्व करने, स्ट्रेटेजी बनाने में। तो मेरा एक फ्रेंड था, मैं आपको एग्जांपल बताऊं, हम लोग जब कोचिंग है तो जो मेरा ग्रुप ऑफ जिनने IITs निकाला, मैं और मेरे फ्रेंड्स ने, हम लोगों का था कि यार हम कोचिंग आ रहे हैं, हमें क्वेश्चन हो रहा है नहीं हो रहा है, सर अच्छा पढ़ा रहे नहीं पढ़ा रहे उससे मतलब नहीं था, हमें था कि बस सर हमें आके वर्कशीट वगैरह दे रहे, वो है। अब एक मेरा फ्रेंड बड़ा परेशान रहता था, उसका था कि यार ये सर अच्छा नहीं पढ़ा रहे, समझ नहीं आ रहा, वो बड़ा क्रिटिसाइज करता रहता था, परेशान, यार सर समझ तो आता नहीं है कैसे पढ़ा रहे, हम उसे क्या समझाते। तो उसने इवेंचुअली वो कोचिंग छोड़ के उसने दूसरी ज्वाइन कर ली कि यार यहाँ का कॉलेज के ही कि यहाँ पे मटेरियल बढ़िया मिलता है, एंड एट दी एंड उसका नहीं हुआ, और वो भी काफी अच्छे से मेहनत कर रहा था। गलती कहाँ हुई? गलती ये हुई कि हमने अपने लाइफ का बैटन किसी और के हाथ में दे दिया, कोचिंग के हाथ में, कि ये मेरा उद्धार करेगा। वो उद्धार नहीं करता। और प्रिपरेशन के दौरान तीसरी चीज मैंने जो सबसे इंपॉर्टेंट रियलाइज करी कि आपको एक लेवल तक पढ़ना तो पड़ता है, वो थ्रेशोल्ड, कि आपको इतनी नॉलेज तो होनी चाहिए पेपर के पैटर्न के लिए। फिर पेपर से अब उसकी पेपर की डिफिकल्टी देखते हुए उससे 1-2 महीना या 4-5 महीना पहले आपको स्ट्रेटेजी बनाना सबसे इंपॉर्टेंट होती है। कंपटीशन इज लाइक अ वॉर, द स्ट्रॉन्गेस्ट वन इज नॉट द ऑलवेज हु विंस द बैटल। तो मैंने जब स्ट्रेटेजी बनाई 2 महीने की, तो मेरे साथ के स्टूडेंट्स मेरे से ज्यादा इंटेलिजेंट थे। उनने अपने जेई मेंस के टाइम 12th में मेरे से ज्यादा प्रिपरेशन करी थी, एडवांस में वो किसी मार्क्स से रह गए थे। अच्छा। फिर भी मैं उनसे आगे निकल गया, क्यों? क्योंकि मैंने स्ट्रेटेजी बनाई थी, मैंने उसको फॉलो करा था। ये स्ट्रेटेजी बनाना सबसे, अब जैसे आप है भैया, आप जिस भी चीज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, IAS वगैरह की, आप एक लेवल तक थ्रेशोल्ड पार कर चुके हैं, आपने GS4 वगैरह वो सब आपने पढ़ लिया है। अब आपका मोटिव है कि आप अपनी कैसे स्ट्रेटेजी बना रहे हैं। चौथी चीज मैं इसमें बोलना चाहूंगा, अब जो मैंने अपनी स्टोरी से, जो मैंने आपको सबसे स्टार्टिंग में सिखाया, जो मैंने स्ट्रेटेजी वगैरह बनाई, जो मेरे दोस्त प्रिपरेशन कर रहे थे, मैंने कभी उनसे आखिरी 2 महीने में पढ़ाई के बारे में डिस्कशन नहीं करा। अच्छा। ये कोई 100 मीटर रेस नहीं है जिसमें आप सब दौड़ रहे हैं और आप देख रहे हैं मेरे से आगे, मैं इससे पीछे हूँ। ये एक जंगल है, एंड यू हैव टू गो थ्रू।
वो आप पे डिपेंड करता है आप कैसे होते हुए जा रहे हैं। बहुत बढ़िया। तो अगर हम मेरे 12th में मैं लोगों से कंपेयर करने की, यार इसका तो इतना सिलेबस हो गया है, ये तो इतना आगे चल रहा है, ये इतना आगे चल रहा है, अरे वो ट्रैजेक्टरी है। तो कहीं ना कहीं मैं इस चीज से कट ऑफ रहा। मैंने ना उसकी प्रेजेस सुनी कि यार मेरी स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी है, ये अच्छी है ना, मैंने उसके क्रिटिसिज्म लिया कि बेकार है ये है, या फिर मैं जज करा मैंने खुद को। मैं ये चीज रियलाइज कर ली थी मैंने अपने फेलियर से 12th क्लास में, कि मुझे इस बारे में, और मेरे फ्रेंड्स बड़े बहुत ही बेहतरीन थे, वो इस चीज को समझते थे और हम हालचाल सब पूछते थे, बट हमने कभी आपस में इस चीज को डिस्कशन नहीं करा कि तेरी स्ट्रेटजी क्या चल रही है। एक ये ना एक ह्यूमन नेचर है, लाइक आप जब ग्रुप में पढ़ते हो तो रहता है कि भाई तूने कितना कर लिया बता, तो आपने लाइक उस चीज को कैसे वो कर कोप अप उससे कैसे करा जाए कि लाइक, क्योंकि रोकना मुश्किल हो जाता है। रोकना मुश्किल हो जाता है, ये बात सही है। तो सबसे पहले तो इसका फंडा यही है कि जैसे बड़े बुजुर्ग कहते हैं भाई इंस्टाग्राम ये सब छोड़ दो, सोशल मीडिया से हट जाओ। तो पहली बात तो वो, इसलिए हमें थोड़ा अकेले रहना पड़ता है। दूसरी बात, थोड़ी कुलबुली मची रहती है। तो आप स्ट्रेटेजी पूछिए, मुझे टेंशन होती थी, बट जब आप अपनी स्ट्रेटेजी बना रहे हैं तो आपको, जैसे वॉर में ये भी होता है कि यू मस्ट नो योर एनिमीज। वो आपके एनिमी नहीं है, आप अपने खुद के एनिमी है, बट आपको पता होना चाहिए आपकी स्ट्रेटेजी कैसे चल रही है। ये मेरा जो मैंने फेलियर पहले फेस करा था, इस चीज ने मुझे इस मामले में थोड़ा मैच्योर बनाया कि मैं और लोगों को, जैसे पढ़ाई चल रही है, वो उससे उतना अपने आप को परेशान ना करूं। अपने आप पे भैया थोड़ा बहुत अंकुश लगाना पड़ता है कि मैं उनसे ना पूछूं कि भाई तेरा कैसे तैयारी चल रही है, ये इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा और कोई रूल नहीं है। आप क्योंकि मन करता है आप पूछेंगे, ये तो मतलब वही बात है कि आपको मन कर रहा है शराब पीनी है, लेकिन उसके एडिक्शन नहीं डाल सकते ना, आपको खुद पर रोक लगानी ही पड़ेगी। और जब भैया आप एक स्ट्रेटेजी बना लेते हैं, आप उस पर काम करना शुरू करते हैं ना, तो आपका फोकस अल्टीमेटली अपनी स्ट्रेटेजी पर हो जाता है बजाय दूसरों की। सही। थोड़ा बहुत आपको पता है उनका क्या हालचाल चल रहा है। तो मैं पूछता था, वो बोलते थे हाँ यार दिन भर पढ़ रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। मुझे पता था वो दिन भर पढ़ रहे हैं, खूब पढ़ रहे हैं, बट मैंने अपने दरवाजे बंद कर दिए थे कि मुझे उनकी तरफ से कोई ना है। बाकी मेरे और भी 2-3 फ्रेंड्स थे जो इस चीज की प्रिपरेशन नहीं कर रहे थे, उनने मेरी बड़ी हेल्प करी, मेरी फैमिली ने मुझे बड़ी हेल्प करी। मैं अपना एक बताता हूँ, जैसे मुझे लगता था यार मेरी फैमिली हमेशा मुझसे बोलते पढ़ाई करिए, कर, वो कर, IIT वाईआईटी कर, तो मुझे लगता था कि मुझ पे प्रेशर से डाल रही है। पर जब मैंने वाकई में खुद से पढ़ना शुरू करा, खुद से डिसाइड करा, मुझे लगा कि मेरे पेरेंट्स बदल गए। ऐसा नहीं है, आपके पेरेंट्स आप पे कोई प्रेशर नहीं डालते हैं, वो चाहते हैं कि आप खुद से सीखें। तो जब मैंने वाकई में खुद पढ़ना शुरू कर दिया, तो पूरे थ्रू आउट 1 साल मेरे माँ बाप ने मुझे कभी खुद से ही नहीं बोला कि बेटा पढ़। कई एक हफ्ते ऐसा होता था मैं नहीं पढ़ता था, मेरे माँ बाप ने मुझे कभी नहीं बोला कि तू पढ़ क्यों नहीं रहा है, क्योंकि उनको रियलाइज हो गया था कि मैं वाकई में तैयारी में लगा हुआ। मेरे दोस्तों ने मुझे हेल्प करी। आप उस चीजों से अपने आप को इन्वॉल्व रखिए। आपका दिमाग खराब हो जाता है पढ़ते पढ़ते, आपको लगता है, तो आप उन चीजों में इन्वॉल्व रहिए जिससे आप थोड़ा ही अपने पढ़ाई लिखाई और इन सबसे दूर रहें। जैसे अब आप पॉडकास्ट वगैरह बनाते हैं, यूट्यूब के वीडियो बनाते हैं, उस टाइम पे आपके दिमाग में प्रिपरेशन वगैरह का नहीं चल रहा होता है। बिल्कुल ये चीज होती है कि आप अपनी एक हॉबी बनाते हैं उस टाइम पे। ये मैंने सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये सीखी थी कि आपको अपने मतलब दोस्तों से थोड़ा अलग रहना पड़ता है। बाकी एक मेरी सीनियर थी फिजिक्स की, ईना रयाल, उनने मुझे जिस दिन पेपर था उससे एक दिन पहले बहुत ही बढ़िया एडवाइस दी थी। वो वैसे देती नहीं है, उनने बोला था कि देख पढ़, ये जो पेपर वो सुनेंगे तो आएगा फोन उनका आपके पास नहीं, उनसे मांगो, वो देती हैं, बट उनने वो पहली एडवाइस मुझे बिना मांगे दी थी। उनने बोला था कि ये जो तू पेपर देने जा रहा है, देख तेरे मन में हो सकता है कि तू ये पेपर अपने लिए दे रहा है, ना अपने माँ बाप के लिए, ना अपने भाई के लिए, ये तू तेरे लिए दे रहा है। तेरा नहीं होगा तो इसमें तेरा घाटा है, होगा तो तेरा फायदा है। ये चीज दिमाग में रखना, इस चीज को सोच, क्योंकि ऐसा होता है भैया कि जब हम प्रिटेंड करते हैं कि हम खुश है, तो एक टाइम पे आके हम भूल जाते हैं कि हम प्रिटेंड कर रहे हैं। अगर इसलिए जब हम ये दिमाग में बिठा लेंगे कि यार ये मैं अपने लिए कर रहा हूँ, अपने लिए कर रहा हूँ, इवेंचुअली हम उस चीज को अपने सबकॉन्शियस में बिठा लेंगे। ये कुछ चीजें थी मैंने अपने थ्रू आउट द जर्नी सीखी। बहुत और आपका जो क्वेश्चन था कि IITs में मतलब बच्चे ऐसा क्या डिफरेंट, क्यों ऐसे मतलब परेशान रह रहते हैं और उन बच्चों को क्या करना चाहिए जिनका नहीं हो पाता। तो मैं आज इस पोजीशन पे बैठ के मैं क्या फील करता हूँ कि ये जो IIT की हाइप है ये सही भी है, क्योंकि मैं IIT में आ गया हूँ तो वो डिजर्व करता है, बट इतना ज्यादा नहीं। तो होता क्या है कि इस IIT की हाइप में बच्चों के मन में एक डर बैठ जाता है, एक ऐसा डर कि, और ना जानते हुए और ना चाहते हुए जो माँ बाप और गार्जियंस होते हैं वो ये डर बिठा देते हैं उनके दिमाग में कि
आईआईटी पेपर का डर, ना होने का डर, बिल्कुल, और आसपास के लोगों से हम बातचीत करते हैं उसका डर। और आज की जो यंग जनरेशन है भैया, उसमें इतनी एनर्जी है कि वो उस डर को फेस करती है, उससे लड़ती है, उससे हारती है, उससे जीतती है। तो गलती कहाँ होती है वो मैं बताता हूँ आपको। होता क्या है कि जो 10th 11th 12th और जो ड्रॉप आउट्स होते हैं, ये एक ऐसी एज ग्रुप है जिसमें इन बच्चों का पर्सनैलिटी और दिमाग डेवलप हो रहा है। वो कांस्टेंट लर्निंग फेज में है। बिल्कुल, उनके आसपास जो भी छोटी मोटी चीज हो रही है, वो हर चीज से सीख रहे हैं, अपना ओपिनियन बिल्ड कर रहे हैं, अपनी थिंकिंग बिल्ड कर रहे हैं। और हमने क्या करा, हमने उनको एक डर से सराउंड कर दिया। कौन सा डर? यही कि तुम्हारा बेटा आईआईटी हो जाना है और कि इसके बाद तो सब सेटल है, बेटा कर ले, मेहनत कर ले। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें बच्चों के मन में ये डर की वजह ये नहीं बिठाना चाहिए। तो इस डर की वजह से बच्चों को ये हो जाता है कि यार डर के आगे जीत है। तो ऋतिक रोशन ने तो बता दिया डर के आगे जीत है, उसके बाद क्या होगा ये नहीं बताया। इट इज लाइक कि दिस इज माय फाइनल डेस्टिनेशन। अब ऋतिक रोशन ने जंप मार के पहाड़ी भी तो आ गया बाइक से, उसके बाद वापस भी तो जाना है। तो वो नहीं पता रहता। तो दिस इज नॉट लाइक अ फाइनल डेस्टिनेशन। हम लोग डर बिठाने की वजह से, डर का इफेक्ट ये है कि हम उसके अंदर ये बिठा रहे हैं कि तो बेटा फाइनल है तुम्हारा, इस मेहनत कर लो, इसके बाद तो मौज है। नहीं, इसके बाद तो लाइफ सेट है कि जो करना है सेट है करो। तो ये मुझे पता था पहले से अपनी प्रिपरेशन के टाइम कि मेरी लाइफ ऐसे सेट नहीं है, डायरेक्शन में रही। हमें बच्चों के मन में बिठाना है कि देखो अब आपके लाइफ में बहुत से स्ट्रगल्स आने वाले हैं, एंड दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ इट, ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर आईआईटीज और अनदर गुड। तो आपकी लाइफ में स्ट्रगल आएंगे। अब आपको ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किन सिनेरियोज में रह के उन स्ट्रगल्स को फेस करना चाहते हैं। ये उबड़ खाबड़ रोड है, तो आप पे डिपेंड करता है। आप एक खटारा सी पुरानी मारुति 800 गाड़ी चलाना चाहते हैं, एक बढ़िया कंफर्टेबल एसयूवी चलाना चाहते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली आपकी लाइफ में स्ट्रगल्स आएंगे, लाइफ विल नॉक यू डाउन, बट इट डिपेंड्स अपॉन यू हाउ मस्कुलर यू आर टू फाइट बैक। तो ये बात आ जाती है। अब जैसे मैं आईआईटी में हूँ, मेरे अब आईआईटी का इतना प्रेशर है बाहर से, मुझे नहीं पता, मैं तो भैया फिजिक्स भूल चुका हूँ इतनी हद तक, बट अब मुझे फिर से अपना पॉइंट प्रूव करना है। मैंने अब नए प्लानिंग से चल रहा हूँ, तो मेरे कहीं ना कहीं मेरे पास प्लेटफॉर्म है, मैं पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकता हूँ अगर मैं मेहनत करूँ। तो ये बच्चों के दिमाग में बिठाना है कि बेटा इसको ऐसा डर मतलब फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है, तुम बस अपनी एक कार तैयार कर रहे हो ताकि तुम लाइफ में आगे इजीली जा सको। अब होता क्या है कि जो बच्चे बेचारे इस डर के मारे लड़के हार जाते हैं, तो वो बहुत हताश हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। हमें क्या करना है, हमें उनके मन में, उनको अब जब उनके मन में डर रहता है तो उनको लगता है कि यार वो मेरी फाइनल डेस्टिनेशन थी, मैं नहीं कर पाया, मेरा मौका चूक गया, अब मैं आगे लाइफ में कुछ नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है, हमें उनको बताना है कि तुमने स्ट्रगल करा है, एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। बिल्कुल वही वाली बात, आपने लाइफ में फेलियर फेस करा है, आप ऑलरेडी 4 कदम आगे हो गए जो आईआईटीज में है। आपने पढ़ाई के अलावा आपने एक ऐसी चीज फेस करी है जो लाइफ ने आपको सिखाई है, जो आप खुद से नहीं सीख सकते, वो लाइफ ने आपको सिखाया है। और ये चीज आगे जाके बच्चों को बहुत काम आती है, आईआईटीएन से आगे बच्चों को रखती है। क्यों? और जरूरी थोड़ी ना जो बड़े बड़े कंपनीज में लोग जाते हैं, जो अच्छे रिसर्चर बनते हैं, वो आईआईटी से हैं, वो हर फील्ड से होते हैं। बस आईआईटीएंस थोड़े डिफरेंट होते हैं। सारे आईआईटीएंस तो रिसर्च और इंजीनियरिंग में नहीं जाते, अलग अलग फील्ड्स में जाते हैं। क्योंकि जैसे आपने भी बात करी फेलियर्स की, तो मुझे अभी याद आई जो मैंने आपको बुक भी बताई थी, रश्मि रथी, उसकी 4 पंक्तियां मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। वो ऐसी हैं कि वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने ना कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया। तो भाई क्योंकि आजकल आप पोएट्री वगैरह भी बहुत कर रहे हैं, तो आ गई। तो ये चीजें, हमें ऐसी चीजें जो हमेशा से लोग बताते हुए चले आए हैं, चाहे बड़े बुजुर्ग हों, लोगों ने कविताओं के माध्यम से बताई है, अपनी स्पीचेस के माध्यम से बताई है कि फेलियर्स आएंगे ही आएंगे, आप उनका कुछ कर नहीं सकते, बिकॉज इट इज ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर लाइफ। बट इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कि आप उसका इस्तेमाल करके कहाँ जाते हैं। क्योंकि अगर आप आईआईटी में जा रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि इसके बाद मेरा लगने वाला है 20-30 लाख रुपए का पैकेज और मेरी जिंदगी बहुत मस्त है, तो ये थोड़ी बेवकूफी वाली बात होती है, बेवकूफी वाली बात है। मैं आपको अगर उसी आईआईटी से, अगर मैं कंप्लीट करूं, तो उसी आईआईटी से निकल रहे हैं आपके बड़े बड़े कंपनीज के सीईओ, बट उसी आईआईटी से गोयल जैसे स्टैंड अप कॉमेडियंस भी निकल रहे हैं, जीतू भैया जैसे लोग भी निकल रहे हैं, जो इतने मतलब वास्ट बिल्कुल अलग फील्ड में जाकर अपना नाम कर रहे हैं।
अलग फील्ड में जाके। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मेरे बीटेक्स के जैसे दोस्त हैं, मैं उनको देखता हूँ कि वो सबके सब जॉब के पीछे नहीं भाग रहे। इनफैक्ट मेरे मास्टर वाले जिनको रिसर्च करनी है वो छोड़ के जो कैंपस प्लेसमेंट की कंपनियां आती हैं हम्म, वो उसमें जा रहे हैं। बीटेक वाले छोड़ के अपना अलग अलग पैशन परस्यू कर रहे हैं या फिर अलग अलग फील्ड बना रहे हैं। हमारे यहाँ फेस्ट हुआ था तो बैंड ऑफ वॉर ऑफ बैंड्स हुआ था, हाँ, तो म्यूजिशियंस आए थे, उसमें एक बैंड था बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही बढ़िया। हाँ, तो जब बैंड खत्म हो गया तो उसने हमें एक बात बताई, उसने बोला कि आई एम एन एल्यूमनाई ऑफ आईआईटी बॉम्बे। अच्छा। और उसने बोला था बेसिस्ट स्टैंडिंग बिहाइंड मी ही इज आल्सो एन आईआईटीएन बॉम्बे। उसने बोला ये आईआईटी खड़गपुर का है। और वो लोगों ने कब जाना, कल्चरल फेस्ट हुआ था वहां पे, हाँ, कल्चरल फेस्ट जो आईआईटी का हुआ वहां पे उन्होंने एक दूसरे को जाना और उन्होंने बोला कि मेरा नहीं मन लग रहा था आईआईटी में, अच्छा, एंड दे वर ड्रॉप आउट। उनने थर्ड ईयर में किसी ने ड्रॉप आउट कर दिया था, जो मेन वोकलिस्ट था उसने इंजीनियरिंग कंप्लीट करके जॉब करी 2 साल, और 2 साल ओके, करने के बाद वो छोड़ के अब वो म्यूजिक परस्यू कर रहा है। अच्छा, तो आईआईटीज में ये होता है कि आपने इतना प्रेशर देख लिया, आपने एक लाइफ देख ली, आपने एक झल्ला देख लिया है बड़ा हाँ, वाला, ऐसा झल्ला जिसमें आप सिर्फ ग्लोबली भी कनेक्ट है, आपको पता है कि आप चीजें अचीव कर सकते हैं और आपको हम्म, पता है कि उसमें खुशी नहीं है। हम्म, तब इसलिए बच्चे वहां के कुछ ना कुछ अलग निकलते हैं और निखरते हैं उनमें। बिल्कुल, कुछ ना सिखाए आईआईटी, आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट जरूर सिखा देता है। हम्म, आपको बहुत चीजें आपके में टूट जाते हैं, टीचर कैसे मिलेंगे, दोस्त। मैं आपको बताऊं उज्जवल भैया, मुझे लग रहा था कि दून यूनिवर्सिटी में तो इतने जेन्युइन इतने सरल लोग हैं, अब वहां पे जाके और बढ़िया दोस्त मिलेंगे मुझे। हाँ। वहां पे ऐसा नहीं है, एंड इतने ऐसे लोग मिले कि मुझे मक्कारों से डील करना आ गया। तो हर टाइप के लोग मिलते हैं आपको वहां पे, गजब, गजब। तो ये तो चीजें हैं भैया। वेल, हाँ, तो हमने अब तो काफी ज्यादा बात कर ली, बट अगर फाइनल, आप अगर कुछ फाइनल वर्ड्स कहना चाहें उन लोगों के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं, जो बच्चे अभी 11th 12th में है या फिर जैम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ऐसे लोग जिनका नहीं हो पाया, कुछ फाइनल लाइन उन लोगों के लिए आप कहना चाहेंगे? मैं भैया ये बोलूंगा कि जो अभी प्रिपेयर कर रहे हैं आईआईटीज के लिए, वही बात, ये स्ट्रगल है, स्ट्रगल इज मोर इम्पोर्टेंट। हम्म, आपके जो प्रिपरेशन है अगर आपने वाकई में रिलीजियसली करी है, हम्म, अच्छे से करी है, तो होना ना होना तो आपकी किस्मत पर है। आपके साथ लाइफ में जो भी होता है उसको एक्सेप्ट करना सीखो, आप जिस जगह उसको एक्सेप्ट करो एंड ऑलवेज एम फॉर द बेटर। अगर आप अपनी किस्मत का रोना लेके रोते रहोगे तो आप अपनी लाइफ चौपटी कर रहे हो, बिल्कुल, क्योंकि आप अपने लाइफ हमेशा कंट्रोल नहीं कर सकते हो। हम्म, जो आपके साथ हो रहा है आप उसको बेटर कर सकते हो, इसलिए स्ट्रगल को इंपॉर्टेंस दो। हम्म, आपको नहीं पता लेकिन आगे जाके आपको महसूस होगा कि वो जो 2 साल का मैंने स्ट्रगल करा था, 3 साल का करा था, उसने मुझे कहीं ना कहीं अलग इंसान बनाया है। बिल्कुल, उस टाइम पे इट इज अ बिटर पिल फॉर दोज हु फेस फेलियर्स, हम्म, उनको बहुत कुछ सिखाता है। और अगर आपका हो जाता है तो आपको ये नहीं सोचना कि ये मेरा फाइनल है, अब आप एक्सप्लोर करें, हम्म, अब आपको आपका होराइजन बड़ा है, अब आप अपने आप को पहचान रहे हैं। आपको हम्म, बहुत स्ट्रेस आएगा, बहुत लगेगा कि यार ये आईआईटी में आके क्या हो गया, बट जी, दैट इज हैपनिंग फॉर अ गुड कॉज। हम्म, आप अपने आप को एक्सप्लोर कर रहे हैं, आपने अपनी लिमिट पुश करी और आपको एक अपना न्यू पार्ट दिखा, आपका एक स्पेक्ट्रम बढ़ा। जो जैम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए यही कि सबसे इंपॉर्टेंट है, एक तो आप थ्रेशोल्ड तक नॉलेज रखिए, लेकिन स्ट्रेटेजी बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट बिल्कुल, स्ट्रेटेजी काम, आप स्ट्रेटेजी बनाएंगे तो आप अपने ट्रू पोटेंशियल से बहुत आगे हो जाते हैं। हम्म, स्ट्रेटेजी बनाना इंपॉर्टेंट है। फ्रेंडशिप अच्छी रखिए, फ्रेंडशिप आपकी दोस्ती के बीच में स्पर्धा किस चीज को लेकर है इसको आइडेंटिफाई करिए। अब हमें हम्म, होता है कि हमारे कुछ दोस्त हैं, तो कहने को तो दोस्त है लेकिन उन दोस्तों के साथ मैं 2 घंटे नहीं झेल सकता हूँ, मुझे पता है, तो आप ये चीज आइडेंटिफाई करिए, अच्छी बिल्कुल। फ्रेंडशिप बनाइए। ये सब तो भाई मैं कहना क्या चाहूँ। बात है, वर्धमान, आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा। और अगर मैं लास्ट में समअप करना चाहूँ तो मुझे गीता का वो श्लोक याद आता है जहाँ पर कृष्ण भगवान तो इतने अध्याय में अर्जुन को कहते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि हे अर्जुन, अपना कर्म करते रहो, फल की चिंता तुम मत करो, तुम्हारा काम है सिर्फ कर्म हाँ करना और कर्म करते रहो। और हाँ यही चीज आपने भी कही है। मुझे बहुत अच्छा लगा वर्धमान, हाँ, आपके साथ बात कर इट इज बिल्कुल। ऑलवेज प्लेजर टॉकिंग टू यू। और बहुत कुछ सीखने को मिला रियली में। मैंने अपने आप को नाम दिया इंस्पायरिंग उज्जवल, बट मुझे लगता है असली में जो इंस्पायरिंग है वो इंस्पायरिंग वर्धमान है। और आपने अपने नाम के साथ बहुत जस्टिस करा है। वर्धमान महावीर ने इस दुनिया को जैन धर्म के पथ पर आगे हाँ, चलना सिखाया, आगे 24वें चलो। तीर्थंकर बनकर। और कहीं ना कहीं आप हाँ, उस नाम को जस्टिफाई कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर। तो भाई, थैंक यू सो आप मच। लोगों ने देखा कि किस तरीके से वर्धमान ने अपनी जर्नी पूरी करी है। एक नॉन आईआईटीएन से लेकर वो आईआईटी तक गए, अपने सपने को परस्यू करा, बट फाइनली उन्हें पता चला कि इट इज नॉट द एंड, और यहीं से उनकी आगे की जर्नी शुरुआत होती है।
तो शायद आप लोगों के लिए भी ऐसे ही कुछ होगा। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो पूरे तन मन धन के साथ लग जाइए। किसी कारण से अगर आप फेल हो चुके हैं तो चिंता मत करिए, आगे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपके लिए आने वाली है। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच वर्धमान, और आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन लोगों ने इस पॉडकास्ट को सुना या इस यूट्यूब वीडियो को देख रहे हैं। हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों, ये था वार्तालाप विद उज्जवल का एक खास एपिसोड। आप मुझसे इंस्टाग्राम में जुड़ सकते हैं @inspiring ujjwal पर, और आप मेरे यूट्यूब चैनल इंस्पायरिंग उज्जवल को सब्सक्राइब कर सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इश्यूज पर बेहतरीन वीडियोस का लुत्फ उठा सकते हैं। तो मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए जय श्री राम।